एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरी सहेली समर डिजिटल लाइव प्रोग्राम मेरी सहेली में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं बिश्रा खान और मैं हूं राबिया शाहिद और हम सहेलियां फिर से मिलने आई अपनी तमाम सहेलियां नाजरीन और व्यूअर्स को जो कैमरे के उस पर बैठे हैं। तो नाजरीन, इस लाइव शो का हिस्सा बनिए। लाइव कॉल्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर का इस्तेमाल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेजेस कीजिए और बेशुमार कॉल्स कीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों राबिया? बिल्कुल, थैंक यू बुशरा। आज का टॉपिक कुछ ऐसा है विच टचेस द लाइव्स ऑफ मैनी, द जर्नी ऑफ सिंगल पेरेंट्स। ऑब्वियसली दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, तो आज हम बात करेंगे सिंगल पेरेंटिंग के चैलेंजेस के हवाले से, और ये कि सिंगल पेरेंट्स को, चाहे वो सिंगल मदर हो या सिंगल फादर, अपने बच्चों की परवरिश, अपने बच्चों की तरबियत करते वक्त किन चैलेंजेस का सामना फेस करना पड़ता है, ये आज हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। सो जॉइन अस टुडे इन मेरी सहेली एज वी एक्सप्लोर द रेजिलेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल पेरेंट्स। क्यों? बिल्कुल ठीक बात की आपने। The topic is really quite deep when we talk about single parents, especially single mothers and also single fathers. तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको मिलवाते चलूँ। आज जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आज जी हमें डॉक्टर शिवाना मुफ्ती, she is from US, life coach trainer. She will join us through audio call and video call on Zoom link. Whereas कुछ ही देर में हमें एस्ट्रोलॉजर भी ज्वाइन करेंगे, मोहम्मद अली जंजानी साहब, जो कि कराची से वाबस्ता हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे जी हमारे हेल्थ सेगमेंट में। हम आपको हेल्थ और फिटनेस के हवाले से भी आगाह करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप उसके हवाले से मेंटेनेंस लें। जी हमें हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट में ज्वाइन करेंगी सानिया भट्ट। लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी खास मेहमान। मैं बात कर रही हूँ जी ताहिरा मालिक की। शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड वर्किंग एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फॉर लास्ट 11 to 12 ईयर्स। इसी के साथ हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे सुपर डुपर सिंगल मदर। शी इज एन एजुकेशनिस्ट एंड शी इज ऑल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो चलिए आइए सवाल करती हूँ मैं अपना पहला और अपना सबसे खास इंपॉर्टेंट सवाल। अस्सलाम वालेकुम जी ताहिरा, वेलकम टू मेरी सहेली। जैसे कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं सिंगल पेरेंटिंग पे, तो ये बताइए सिंगल पेरेंट्स में सिंगल मदर और सिंगल फादर्स दोनों के चैलेंजेस किस तरह डिफरेंट है और क्या डिफरेंट होते हैं? सिंगल पेरेंटिंग जो है वो बेसिकली चाहे वो आपको एज आ जो है वो फादर देखना है बच्चे को या मदर को जो है वो अकेले से देखना है। इट्स नॉट अबाउट कि जेंडर चैलेंजेस तो बहुत से होते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी के कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो कि फीमेल के लिए जो है एज़ कम्पेयर टू मैन ज़्यादा चैलेंजिंग कर देते हैं हम लोग। बिल्कुल। सो इसके जो है वो वेरियस फैक्टर्स हैं, वेरियस आपको जो है वो चैलेंजेस नज़र आते हैं और इट्स क्वाइट अ टफ टास्क जिसको मेंटेन करना आजकल के खास तौर पे आजकल के करंट सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो गया है। ऑब्वियसली। और अगर हम देखें, अगर तो सिंगल जो मदर्स हैं, अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसमें भी उनको बहुत डिफरेंटली चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बच्चों की जो ग्रूमिंग होती है उसमें भी काफ़ी डिफरेंट चैलेंजेस आ जाते हैं, तो उसके हवाले से क्या कहेंगी आप? देखिए, सिंगल पेरेंटिंग एक फुल जॉब है। ये इसके साथ साथ जो है वो इतने चैलेंजेस, जैसे एक फीमेल है अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रांग नहीं है, तो उसे फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए जॉब भी करनी है, अर्न भी करना है, साथ साथ उसे अपने बच्चे को टाइम भी देना है। ये सारी दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि बच्चा भी इस सिंगल पेरेंटिंग की जर्नी में बच्चा भी बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर हो रहा होता है। और इन चैलेंजेस में से फाइनेंस जो है वो मैटर नहीं कर रहा इतना ज़्यादा। इसके साथ हमारे जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, हमारे वो रवैये हैं जो हम एक इंसान जो ऑलरेडी जर्नी का हिस्सा है, एक टफ जर्नी का हिस्सा है, लेकिन हम उसके लिए वो जर्नी जो है वो सफ़र मज़ीद मुश्किल कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर खुदा न खास्ता कोई इंसान जो है उसका शरीक हयात की डेथ हो जाती है, विडो हो गई हैं, यही सेम रूल जो है वो मर्द के लिए भी है। लेकिन मर्द के लिए एक आसानी पैदा कर दी जाती है कि तुम शादी कर लो। लेकिन औरत के लिए एक्सेप्टेंस, अगर वो एक सर्टन एज के बाद विडो हुई है तो एक्सेप्टेंस लाना जो है वो हमारे माशरे में बड़ा मुश्किल टास्क समझा जाता है। अगर 40 के बाद जो है वो उसका शरीक हयात जो है वो चला गया इस दुनिया से, तो ये एक्सेप्टेंस ही नहीं है माशरे में कि उसको अभी, जैसे मर्द को ज़रूरत है, मैंने 60 साल के लोगों को शादी करते देखा है, जैसे ही वाइफ चली जाती है, हालांकि उनके बच्चों की शादियां हो चुकी होती हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बड़ा जो है वो हमारे माशरे में ओपनली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि जाहिर है अब उसको एक शरीक हयात की ज़रूरत थी। लेकिन ये औरत के लिए नहीं है। औरत अगर 40 की भी है, उसके बाद जो है वो यही उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुमने तो अपने बच्चों को देखना है, ये एज नहीं है शादी करने की। तो सबसे पहले तो ये स्टिग्मा ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर अकेली ज़िंदगी गुजारना इतना ही आसान होती तो शादी का कॉन्सेप्ट ना होता। कंपनी और कंपेनियनशिप बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में रहने की। बिल्कुल ठीक बात है। इसी के साथ साथ हम डॉक्टर शिवाना मुफ्ती को इंट्रोड्यूस करवाते हैं आप सबसे। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली डॉक्टर शिवाना। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू। जी
जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं सिंगल पेरेंटिंग पे, जो सिंगल मदर्स हैं, सिंगल फादर्स हैं, उनके चैलेंजेस किस तरह से डिफरेंट है और कैसे डिफरेंट है, ये प्लीज जरूर बताइए। जी, एक तो उन्होंने बिल्कुल सही बताया है ना कि दो तरह के चैलेंजेस हो गए। एक तो सिंगल पेरेंट को हो गया, उसका कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि घर पे टाइम दे तो एक या फिर बाहर काम करे, दोनों तरफ के चैलेंजेस उनको आ जाएंगे, फाइनेंशियल बर्डन भी और इमोशनल बर्डन भी। एक गिल्ट फैक्टर पे वो चले जाएंगे। अगर घर पे टाइम नहीं दे सकेंगे तो ऑल द टाइम औरत के सीने पे एक बोझ होगा कि मैं एक अच्छी मदर नहीं, या फादर के होगा जी मैं एक अच्छा फादर नहीं, तो एक गिल्ट ट्रिप रहता है उनको। दूसरा, सबसे ज्यादा बच्चों की नफ्सियात के ऊपर असर पड़ता है। बच्चे जब भी खासतौर पे अगर किसी बैड रिलेशनशिप से उन्होंने देखा है, विटनेस किया है, और माँ बाप किसी वजह से डिवोर्स हो गई, खटपट थी, अलग हो गए, एक तो ये उनके लिए बुरा है कि ऐसे माहौल में वो रह रहे थे। लेकिन अगर सिंगल पेरेंट भी हो गए और अलग हो गए वो लोग, ऐसे बच्चों को ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। लड़कियों को डैडी इश्यूज हो जाते हैं और वो हमेशा अपनी वल्नरेबिलिटी को लूज कर जाती हैं, उनको कभी ट्रस्ट नहीं रहता। या तो दोनों तरफ से लड़का लड़की जो ऐसे माहौल में पल बढ़ रहे होते हैं सिंगल पेरेंटिंग में, वो ट्रस्ट नहीं डेवलप कर सकते अपने रिलेशनशिप्स के अंदर। आगे जाकर या तो वो हाइपर क्लिंगी हो जाते हैं या हाइपर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जो दोनों सूरतों में बुरा है। हाइपर इंडिपेंडेंट जब हो जाते हैं तो वो कहते हैं अपने गार्ड्स ऊपर कर लेते हैं कि अब हम किसी से मोहब्बत नहीं करेंगे। एक औरत जिसे कहते हैं नहीं, मर्द मार बन जाती है। वो कहती है जी कि मैं खुद से, मैंने देखा है अपनी माँ को ऐसी मुसीबतों से गुजरते हुए, आदमी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, मैं मोहब्बत के ऊपर ट्रस्ट नहीं करूंगी। और वो बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाती है। और जहां पे उसको थोड़ी सी सबमिशन और अच्छा थोड़ा सा कोई रिलेशनशिप में एंट्री भी मिल रही हो ना, तो अपने गार्ड्स ऊपर रखती है, ट्रस्ट कर नहीं पाते। और अगर दूसरी तरफ हाइपर क्लिंगी हो जाते हैं कभी कभी, कि उनको फियर ऑफ अबेंडनमेंट होता है। उन्होंने देखा होता है कि रिलेशनशिप जो है ये चलते नहीं ज्यादा देर तक, विटनेस किया होता है कोई बुरा रिलेशनशिप, तो वो कहते हैं जी कि कहीं जेलसी फैक्टर आ जाता है। ऑल द टाइम मेरा मियाँ कहाँ गया हुआ है बाहर, उसका फोन चेक हो रहा है, उसकी बातें चेक हो रही हैं सारी, आना जाना, उसको रीअश्योरेंस चाहिए होती है ऑल द टाइम कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ। और उसको अपनी स्पेस नहीं चाहिए होती, बल्कि वो अगले को भी सफोकेट कर रहे होते हैं, बिकॉज दे बिकम टू हाइपर क्लिंगी। उनको ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हुए होते हैं। तो बच्चों की नफ्सियात पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। और कभी कभी जो लड़के होते हैं ना, जब ऐसे रिलेशनशिप में उन्होंने देखा होता है अपनी सिंगल मॉम को, तो वो बहुत ज्यादा जो है माँ के मामास बॉय बन जाते हैं। और आगे जाके बस मामा इज राइट, मामा इज राइट। और वो आगे जाके अपनी बीवियों को वो ट्रस्ट या वो मोहब्बत नहीं दे सकते, और जो है ना वो मुंसिफ नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने देखा होता है जी कि माँ ने जो कह दिया ना वही सही है। तो वो माँ अपने बेटे के थ्रू अपनी महरूमियां, अपने ड्रीम्स जीती है, और फिर वो जो लड़का होता है वो उसी चक्कर में फंस के रह जाता है। इन एनी केस ये बच्चे जो होते हैं इनको थोड़ा ट्रॉमा होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, और ये अपने ट्रॉमा से निकल के इंडिपेंडेंटली एक शख्सियत बना सकें और एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें, ये उनके लिए एक चैलेंज होता है। जी बिल्कुल डॉक्टर शमाना, आपने ठीक बात की। और जिस तरह अभी डॉक्टर ताहिरा ने हमें बताया कि एक सिंगल मदर को, वेदर शी इज़ अ विडो और अ डाइवोर्सी, लेकिन उसको चैलेंजेस बहुत डिफरेंट फेस करने पड़ते हैं एज अ सिंगल फादर। और मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर सिंगल मदर्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ना हो तो उसका उनके बच्चों की जो ग्रूमिंग है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है? सिंगल मॉम के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ही है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। देखिए, चाहे वो इंसान हो या मर्द, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होता ना, उसके पास ये ताकत भी नहीं होती कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। वो हमेशा दूसरों की ऊपर नजर देख रहा होता है कि कोई मुझे आके जो है मेरी हेल्प कर दे, कोई, मैं उसके फैसले उसको पड़ते हैं। क्योंकि जहां से आपको पैसा मिल रहा होता है, चाहे वो फैसला गलत दे रहे हो, अच्छा दे रहे हो, आपकी माँ आपको सपोर्ट दे रही है, आपका भाई दे रहा है या बाप दे रहा है, आपको उन्हीं की बात माननी पड़ेगी। अगर वो कहेंगे जी तुम्हारे बच्चे को इस स्कूल में नहीं जाना है, दूसरे स्कूल में जाना है, माँ चाहती है कि वो एक सर्टेन किस्म का एनवायरनमेंट दे सके, एक सिक्योरिटी दे सके, और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो खुद अपने फैसले कैसे कर सकती है? फैसले करने के लिए आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो फैसले वो करेगा जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है। ये एक सीधी सी बात है। और अगर आप खुद से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पहले से इंडिपेंडेंट नहीं है, आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, तो आप एक गिल्ट ट्रिप पे ही सारी उम्र रहते हैं कि शायद आई एम नॉट गोइंग टू बी अ गुड मदर, मैं आई एम नॉट इनफ फॉर माई चाइल्ड।
और बाहर की टाइम मैनेजमेंट, प्रोफेशन की और घर के अंदर टाइम मैनेजमेंट खिचड़ी सी पक जाती है. यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग. दिस इज अ चैलेंज इन एनी केस. बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी. जब मैं बात करती ताहिरा मालिक आपसे, मुझे ये जरूर बताएं कि जब हम बात करते हैं सिंगल फादर्स की, कुछ परसेंटेज तो नहीं, बहुत ज़्यादा परसेंटेज सिंगल फादर्स की भी एशियन कंट्रीज में, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, सिंगल फादर्स के लिए बहुत डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस होते हैं जब उन्हें फेस करना. अगर किसी भी सर्टन सिचुएशन में दे डोंट हैव अ कंपेनियन, विडो बीवी मर जाती है या सेपरेशन है या डिवोर्स है, बच्चे बाप के पास है, तो ऐसे में उनको किन हालात का सामना करना पड़ता है? जी, इससे पहले एक छोटी सी बात जो है ना, देखिए हमारे माशरे में अगर एक विडो वाला काम है, एक शरीक हयात चला गया किसी का या किसी की शरीक हयात चली गई, तो उसके चैलेंजेस और हैं, एक डिवोर्सी के चैलेंजेस और हैं. इसका नज़रिया ही बिल्कुल चेंज कर दिया जाता है. अब एक बाप जिसकी जो है वो शादी किसी भी रीज़न की वजह से वो टर्मिनेट हो गई है, अब उसे अपने बच्चे, उसने कस्टडी उसके पास है, बच्चे उसने देखने हैं, अब उसके चैलेंजेस जो हैं वो उसके बच्चे उस रीज़न के आईने से अपने बाप को जज करने लगेंगे जब वो बड़े होंगे. अगर माँ चली गई दुनिया से तो एक्सेप्टेंस लेवल और है बच्चों का, लेकिन अगर बाप ने डिवोर्स कर दी अपनी बीवी को, तो वो बच्चे जो बाप, हालांकि बाप ने उनको जो है वो माँ और बाप बन के बड़ा किया, लेकिन वो उस चीज़ को नज़रिया बड़ा होके जो है वो और तरीके से देखेगा कि मेरी माँ को जो है वो इस इंसान ने निकाला था, या क्यों आपने मुझे महरूम किया मेरी माँ से, क्या रीजंस थे. फिर हमारे इर्द गिर्द की सोसाइटी असल रीजंस बताने की बजाय और रीजंस बताने, क्वेश्चन मार्क रहता है सारी जिंदगी, वो एक हला रहता है पे भी बहुत बिल्कुल. और यहाँ पे अक्सर मैंने देखा है कि फिर वो रीजंस माँ बाप छुपाते हैं, और बाहर से जब आप कह लें कि एक गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो जो रिश्ता आपने इतनी देर से बचा के रखा होता है, आपने शादी भी नहीं की होती है कि नहीं मैंने अपने बच्चे पे पूरा टाइम देना है, फोकस करना है, आपने अपनी ज़िंदगी भी जो है वो कंप्रोमाइज़ कर दी, लेकिन चूंकि आपने एक मीडियम जो है वो ठीक से नहीं चूज़ कर पाए, तो लोग जो है वो उस रिलेशन को तबाह कर देते हैं. एक मर्द के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. मर्द को हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे अगर बात करें तो मर्द घर के कामों में इंटरेस्ट नहीं कर रहा होता, या उसको लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. अगर इस मर्द को अब घर बच्चे भी, बच्चियां हैं या बेटा है, बेटियां हैं, तो उसको थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है, जबकि होना मर्द के अगर बेटे हैं उसमें भी रहना चाहिए. लेकिन आप देखें, आप दो चीज़ों में बट के रह गए. आपने कमाना भी है ताकि आप अपने बच्चों के लिए एक सर्टेन लेवल की जो है वो लाइफ उन्हें दे सके. अब आपको घर में भी रहना है, घर के माहौल को भी देखना है. यहाँ पे गलती क्या होती है, लोग यहाँ तो मेड रख लेते हैं, बच्चों को बिल्कुल उनके हवाले कर देते हैं. और अगर मेड नहीं अफोर्ड करते तो यहाँ तो दादी है या नंद है या सॉरी उनकी बहन है, कोई भी उसके हवाले कर दिया जाता है. और वर्स्ट केस सिनेरियो में तो देखा जाता है बच्चे बांट दिए जाते हैं कि ये बच्चा तुम संभाल लो, ये तुम संभाल लो, ये तुम संभाल लो, और वालिद जो है वो बाहर कमाने की जो है वो तगोदो में लग जाता है. यहाँ पे हम ये ओवरलुक कर जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पैसा और ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना जो है वो मकसद नहीं है. बच्चे की पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. जैसे कि अभी डॉक्टर साहबा ने भी कहा कि ट्रस्ट इशूज़ आ जाते हैं. जब एक बच्चे ने अगर डिवोर्स हुई है नहीं हुई, उसमें भी अगर आप मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं और बच्चों ने अपनी माँ को पिटते देखा है, तब भी ट्रस्ट जो है वो इश्यूज आएंगे, तब भी पर्सनालिटीज़ जो है वो तबाह होंगी. अब होता क्या है, सिंगल पेरेंटिंग में कुछ लोग जो हैं, औरतों को मैंने ज़्यादा देखा है कि ना तो वो माँ रह पाती है ना वो बाप रह पाती है, वो कुछ अलग से ही एक वर्जन बन जाती हैं. यहाँ तो फादर्स का क्या बनता है, सिंगल फादर्स का बताइए. सिंगल फादर्स ज़्यादातर जो है, शायद बहुत से लोग इसके साथ एग्री ना करें, लेकिन मैंने बहुत कम देखे हैं सिंगल फादर, बहुत कम रेशो है, ऐसे ये रिसर्चेस भी बताती है. मर्द जो है वो कंपेनियनशिप चाहता है, और वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो शादी कर लेता है, और अगर वो शादी नहीं भी करता तो एक एज के बाद, सर्टन एज के बाद, जब उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है, उन्होंने कुर्बानी दी है, तो उसके बाद वो गिल्ट जो है वो इंड्यूस बिहेवियर आ जाता है टुवर्ड्स चिल्ड्रन कि मैंने तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया, तुम लोगों ने क्या किया. यानी कि आप ये कह लें कि कुछ देने और वापस रिटर्न एक्सपेक्टेशन का ये रिलेशन बन के रह जाता है. जबकि अगर एक हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी रिलेशनशिप जो होता है, उसमें पहली चीज़ ये है कि बेलोस मोहब्बत होती है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये सिंगल पेरेंटिंग की बात आती है तो ये मोहब्बत कंडीशनल हो जाती है और डिफरेंट सा एक सिचुएशन हो जाती है. डॉक्टर शमाना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर हम सिंगल फादर की बात करें
अगर एक मैरिज चल रही है और उसमें चलो डाइवोर्स हो गई है कपल की, और फॉर एग्जांपल इफ़ अ फादर डाइज, और अगर ये सिचुएशन नहीं भी है और फादर ने दूसरी शादी कर ली है और फिर बच्चे अगर बीवी के पास रह रहे हैं, तो उसमें भी एक डिफरेंट चैलेंज होता है। और हमारे पास ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं हमारी अपनी मीडिया इंडस्ट्री में। अगर हम सायरा शहरोज की बात करें, अगर हम अलीज़ा सुल्तान की बात करें, तो इसमें काफ़ी एग्जांपल्स हमारे पास हैं। और फिर जो चैलेंजेस आते हैं वो डिफरेंट आते हैं। और एक अगर जब मर्द शादी कर लेता है तो फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत डिफरेंट और निगलेक्ट भी होती है। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, माँ बाप का जो फर्ज तो ये है ना कि उन्होंने अपने बच्चों को एक हैप्पी एनवायरनमेंट देना जी, और उनका बचपन उनसे छीनना नहीं है। जब भी घर के अंदर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी होती है और जो रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होता है, वो बचपन की ही खुशियां होती हैं जो उनकी पर्सनालिटी को इस्तवार करती हैं, और आगे जाके उनकी जो डेवलपमेंट होती है उसी के बेस पे वो अपने फर्दर रिलेशनशिप्स डिसाइड करते हैं। आप कभी भी देख लीजिएगा कि जो बड़ा इंसान जब बड़ा एक अडल्ट बन जाता है, तो अगर उसका बचपन अच्छा गुजरा नहीं है, उसको कुछ बचपन के ट्रॉमास थे, उसने कुछ वायलेंस जो है या लड़ाई झगड़े को विटनेस किया है, तो वो बचपन को अपने आप से नहीं निकाल सकता अनलेस कि वो जाके स्पेशली अवेयर हो जाए, सेल्फ अवेयरनेस हो जाए और उसको अपने ऊपर काम करना शुरू कर दे। मेजोरिटी जो है वो सारी उम्र जो है धक्के ही खाते रहते हैं नफ्सियाती तौर पे, कभी थेरेपिस्ट के पास तो कभी कहीं, और काउंसलिंग करते रहते हैं। समटाइम्स इट वर्क, समटाइम्स इट डज नॉट। लेकिन एनीवेज, जब इस तरह से आप देखें ना, बच्चे जब भी एक घर में पल बढ़ रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था कि वहां पे वो विटनेस कर रहे हैं कोई वायलेंस, तो उनकी नफ्सियात पे वहां पे भी बुरा असर पड़ना है। अगर माँ बाप अलग हो गए तो माँ बाप का ये फर्ज है जिस तरह से कि एक दूसरे का बैड माउथ कभी नहीं करना और एक दूसरे की कभी एक दूसरे के अगेंस्ट कभी नहीं करना। तो अगर ऐसे कपल्स हैं जिस तरह से भी आपने एग्जाम्पल दी थी, और वो इवन आफ्टर सेपरेशन एक दूसरे का साथ दे रहे हैं एज फ्रेंड्स, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं कर रहे बच्चे को, तो बच्चे की नफ्सियात फिर भी जो है ना वो थोड़ी संभल जाएगी। उसको फिर भी इतना ज्यादा ट्रस्ट इश्यू नहीं होगा जितना कि एक वायलेंट माहौल तो में। क्या डॉक्टर शबाना ऐसा ही होना चाहिए? यही आइडियल सिचुएशन है? आइडियली तो देखें, जब आपने शादी कर ली और बच्चे पैदा कर लिए तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। फिर तो आपको इस नौबत तक जाना ही नहीं चाहिए कि आपकी डिवोर्स हो। काफी हद तक कुर्बानी करनी पड़ती है और बच्चों के लिए जिंदा रहना पड़ता है। लेकिन अगर कोई बहुत ही ऐसा माहौल क्रिएट हो गया जहां पे रिकवरी पॉसिबल नहीं थी, बहुत वायलेंट हो गया, बहुत अब्यूज हो गया, आप नहीं कर सकते थे, आपने डिवोर्स ले ली, फिर तो एब्सोल्युटली यस, तो माँ बाप को इक्वली अपना शेयर करना चाहिए इवन आफ्टर डिवोर्स। माँ को चाहिए कि वो भेजे अपने बच्चों को अपने बाप के पास, जाओ टाइम गुजारो, दिस इज योर बायोलॉजिकल फादर, वहां से सीखो, अपने बाप से सीखो। और अगर बाप इतना अक्लमंद है तो अपनी पूरी पर्सनालिटी और अपना उंगली पकड़ के उनको सिखाएगा वो रिलेशनशिप के किस तरह से, लड़कियों को बताएगा कि आगे जाके उनके रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए। देखिए, सिर्फ मुंह से बताना नहीं होता। जब आप किसी की अम्ब्रेला के नीचे होते हैं ना, तो आप वैसे भी लर्न कर रहे होते हैं। तो आपका बाप अगर सर के ऊपर है ना, शेल्टर्ड है, तो उसका ये मतलब नहीं कि उसने खाली अपने मुंह से बताना है लड़कियों को, उनको डैडी इश्यूज कम होते हैं। वरना आगे जाके वो जो ऐसी लड़कियां होती हैं ना, वो सब कॉन्शियसली अपने रिलेशनशिप को खराब कर रही होती हैं, अपने गार्ड्स ऊपर कर लेती हैं, जिस तरह से मैंने पहले बताया था। तो और इस तरह ही माँ को कभी नहीं चाहिए कि अगर बच्चे ये डिवोर्स हो गई तो वो बच्चों को हमेशा बाप से मिलने दे, एब्सोल्युटली मिलने दे, और बाप माँ से मिलने दे, क्योंकि माँ की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये सारे जो हैं, ये चाहे डिवोर्स हो या ना हो, एक हैप्पी माहौल देना जो है ना बच्चे का, माँ बाप के ऊपर फर्ज है। बच्चे का पूरा हक है कि उसको एक अच्छा एम्बियंस, एक अच्छा एनवायरनमेंट और कल्चर मिले घर पे। बिल्कुल ठीक बात की, क्योंकि इनफॉर्मल एजुकेशन और जिसकी ग्रूमिंग है वो होती ही घर से स्टार्ट है, और जब वो आंख खोलता है तो अपने इर्द गिर्द सबसे पहले माँ और बाप को जरूर पाता है। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, मैं ये जानना चाहूंगी, जो बाप स्पेशली विलिंगली शादी अपने बच्चों के लिए करते हैं, दूसरी बीवी लाते हैं इसलिए कि चले वो एक उनको प्रोटेक्शन और एक मदर का जो एक रोल है वो मिल जाए, तो वो जो दूसरी बीवी आती है करते तो दूसरी शादी बच्चों के लिए, लेकिन वो बच्चे कहीं ना कहीं निग्लेक्ट हो जाते हैं जब वो उनकी सेकंड वाइफ से उनके बच्चे पैदा होते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये एक ड्रॉबैक, एक फ्लो रह जाता है सारी जिंदगी, जो कि स्पेस कवर नहीं हो पाती। ऐसा क्यों? देखिए, शादी कहा ज़रूर जाता है कि मोस्टली कि बच्चों की माँ आ जाएगी, बच्चों की जो है वो केयर कर लेगी, लेकिन होता क्या है
कि जैसे ही वो बीवी आती है, जाहिर सी बात है हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि जब मर्द ने उस बीवी के साथ निकाह में जाना है, एक इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करना है, उसकी भी इमोशनल जो है वो उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग होगी, मोहब्बत होगी, एहसासात जो हैं वो उनके एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे। अब होता क्या है, आने वाली फीमेल अगर लेट्स सपोज जो है वो पहले माँ नहीं रही है तो उसके शायद जज्बात उतने ज़्यादा जो है वो कनेक्ट ना फील कर पाए। अब जब उसके अपने बच्चे होंगे तो उसे अपनी औलाद ज़्यादा बेहतर लगेगी। यहाँ पे मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आने वाली फीमेल से एक्सपेक्ट करना ये कुछ गलत है, नहीं करना चाहिए है। मर्द को चाहिए कि बैलेंस लेके चले, कि पहले तो वो इस चीज़ का पूरी तरह से जायज़ा करे कि क्या वो इस कैपेसिटी का है कि वो इतदाल कर सकेगा, इंसाफ कर सकेगा, जो बच्चे हैं पहले वाले बच्चे और आने वाले बच्चों में फ़र्क नहीं करेगा। होता क्या है कि माँ चूंकि उन बच्चों की माँ सर पर होती है तो उसको आंसरेबल है ना वो टूवर्ड्स हिज वाइफ, उनकी पहले वाले बच्चों की माँ नहीं है। तो यहाँ पे मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़रूरियात ज़िंदगी में इतदाल करें, प्यार मोहब्बत में इतदाल करें, कमी ना दें उन बच्चों को, उनकी पर्सनालिटी को जो है वो तबाह ना करें। मोस्टली होता क्या है, जैसे ही दूसरे बच्चे दुनिया में आते हैं पहले वाले बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या कर दिया जाता है, हॉस्टल लाइफ दे दी जाती है इस बहाने से कि वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाए, इस बहाने से कि वहाँ पे आपकी जो है वो तलीम अच्छी होगी। जबकि अगर सिर्फ वो बच्चे होते तो शायद ये डिसीजन ना होता। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक और बात इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करना चाहूँगी कि सिंगल पेरेंटिंग तक बात आती क्यों है। सबसे पहला सवाल तो ये है, हमने अपने माशरे में देखिए ना, देखा हम है। तो सिंगल पेरेंटिंग तो एक तो वो रेयर केसेस होके ना जिनमें टर्मिनेशन ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, डिवोर्स हो गई या सेपरेशन हो गई। एक तो वो है ना कि अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है किसी एक पार्टनर की, अलग तो फिर बिल्कुल, लेकिन उस सिचुएशन में तो यू कांट इवन डिनाई द फैक्ट यू हैव टू बी अ सिंगल पेरेंट। एक मसला ये है मैं चाहूंगी आप यही से कंटिन्यू बेशक कीजिएगा, लेकिन मैं चाहूंगी डॉक्टर शिवाला से भी हम यही क्वेश्चन जरूर पुट इन करें जी, कि जो सिंगल फादर्स हैं विलिंगली जो शादी करते हैं दूसरी बच्चों की खातिर, कहीं ना कहीं जब उनके दूसरे बच्चे होते हैं उन्हीं दूसरी सेकंड वाइफ से, तो फिर वो जो पहले बच्चे हैं पहली वाइफ से निगलेक्ट हो जाते कहीं ना कहीं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी डॉक्टर शिवाना? देखिए, अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा था एक्चुअली वो इसी चीज का आंसर दे रही थी आपको, इसी चीज का कि अगर ये यहाँ तक बात आती क्यों है। अगर तो देखें डिवोर्स की वजह से आई ना तो बहुत डिफरेंट माहौल होगा। बच्चे ऑलरेडी एक कंडीशनिंग के साथ बैठे हुए हैं कि हमारी माँ को छोड़ के तुम एक दूसरी औरत को हमारी जिंदगी में ले आए, और अगर उनकी माँ ने उनको कहीं पॉइजन कर दिया कि दूसरी माँ जो है वो तो ऐसी है और उससे तुम कभी अच्छे तरीके से रिलेशनशिप ना रखना, और बच्चों को अगर पॉइजन ना भी किया जाए तो इन देयर हार्ट दे फील ऑब्लिगेटेड कि शायद हमारी माँ के साथ ज्यादती हो गई है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो माँ से मोहब्बत तो करते हैं। और इस तरह से ही अगर बाप जो है वो नई माँ के आने के बावजूद जितना मर्जी बैलेंस रखे, कभी कहीं ना कहीं बच्चों को ये रहेगा। लेकिन वो यही चीज का जवाब दे रही थी कि अगर कोई माँ फौत होगी जिस तरह से आपने कहा, और फिर अगर वो दूसरी शादी करके ले आया तो उसके डायनेमिक्स डिफरेंट होंगे। वो बच्चों के अंदर रिसेप्टिविटी ज्यादा होगी आने वाली औरत की, अनलेस एंड अनटिल के वो एक सौतेली माँ का रूप धार के बड़ी जालिम औरत है, ऐसी बच्चों के अंदर जो है ना वो रिसेप्टिविटी ज्यादा होती है। वहां पे बाप का रोल होगा कि वो बैठ के कम्युनिकेट कर रहा है अपने बच्चों के साथ, खुद ही फैसले नहीं कर रहा। फैसले इस सिचुएशन में बाप अकेला कर ही नहीं सकता, उसने हाथ पकड़ के अपने बच्चों को इस जर्नी में से गुजारना है बगैर इसके। लेकिन यूजुअली डॉक्टर शिवाना फादर्स ऐसे नहीं करते हैं। करना चाहिए ना, इसलिए तो बच्चों की पर्सनालिटी खराब हो रही है। ये ये बाप का फर्ज है कि जब तक बच्चों को कन्विंस नहीं कर लेता, और कन्विंस मोहब्बत के साथ, बेलौस मोहब्बत के साथ उनका ट्रस्ट विन करे कि आने वाली औरत के साथ वो इतदाल रख सकेगा उनकी प्रेजेंस में। और अगर कोई बच्चा, और ये भी डिस्कस करना चाहिए कि अगर उनका कोई और बहन भाई भी दूसरी माँ से पैदा हो गया तो क्या होगा। ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और आपके बच्चे इस काबिल हो गए हैं, थोड़े सियाने हो गए हैं, अगर छोटे हैं वो तो खैर एक अलग मसला है, लेकिन अगर थोड़े से टीनेजर हो गए हैं और फिर आप शादी कर रहे हैं, तो आप विदाउट द परमिशन, विदाउट टॉकिंग टू देम, विदाउट अ एलेबोरेट डिस्कशन ये काम मत करें। आपके बच्चे जब सियाने होंगे उनको एहसास होगा, ट्रस्ट होगा, और वो आपकी बात समझ सकेंगे, तो वो आपको जब खुशी खुशी इजाजत नहीं भी देंगे तो एटलीस्ट उनके अंदर एक वो कंसेप्ट आ जाएगा एक्सेप्टेंस का, वो थोड़ा सा आपका रिलेशनशिप एक्सेप्ट करेंगे। और फिर आगे जाके अगर आदमी बैलेंस रखेगा तो इट इज वेरी मच डूएबल टू कीप बैलेंस, और बच्चे फिर आपके साथ रहेंगे। कम्युनिकेशन इज द की। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिवाना।
इसी के साथ साथ मैं अपनी ऑडियंस को बताती चलूँ कि हमें स्टूडियो में जवेरिया खान ने ज्वाइन किया है। शी इज़ अ सिंगल मदर एंड इंस्पिरेशनल वुमन। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि इनकी जो सिंगल पेरेंटिंग की जर्नी है वो कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हैं आप? वेलकम टू मेरी सहेली फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। जवेरिया, एज यू आर सिंगल मदर और ऑब्वियसली आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट चैलेंजेस देखे होंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हाउ इज़ योर जर्नी, लाइक कैसी गुजरी आपकी ये थ्रू आउट लाइफ, और आपने कैसे जो चैलेंजेस थे उनको टैकल किया अपने बच्चों के साथ, और ऑब्वियसली एक जो सोसाइटी का जो सिग्मा होता है उसके साथ जुड़ा होता है, उसको कैसे आपने हैंडल किया? पहले तो ये कि इट्स अ रोलर कोस्टर, इट्स देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। कोई फार्मूला नहीं है जो कि हम कहीं से पढ़ें और उसको इम्प्लीमेंट कर लें और वो चल पड़े सब कुछ। सो यू लर्न एज यू ग्रो एंड एवरी डे इज़ अ लर्निंग जर्नी। I was 19 and a half when I got married and I was 22 जब मेरा बेटा पैदा हो गया। He's 15 years old now. I have one son. और तब से लेकर अब तक मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ाया। I belong to education sector. Now I work in corporate sector. और throughout all these years एक बच्चे के साथ इस environment में पर ख़ास तौर पे वर्किंग होने के नाते इट वाज नॉट एन ईजी थिंग, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। आई फेल्ट प्रेशर, आई फेल्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, हार्टएक्स, बट उसके साथ साथ मुझे लगता है कि आपकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो भी आपकी विन्स हैं, और जितना हम उन छोटी विन्स को सेलिब्रेट करें और हर छोटी चीज़ को एक्नॉलेज करें, मेरा ख्याल है हमारी अपनी ज़िंदगी आसान होती है। सो मुश्किलें तो थी बिकॉज सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। पहले सोसाइटी, सबसे पहली बात है कि सोसाइटी वांट्स यू टू क्राई, सोसाइटी वांट्स यू टू फील बैड अबाउट योर सेल्फ, सोसाइटी डज नॉट वांट यू टू सी सक्सेसफुल, ग्रोन, मे बी कॉन्फिडेंट। सो ये सब कुछ, इस सब से आगे निकलना और सबको ये बताना कि नो, आई एम अ सिंगल पेरेंट, आई एम एजुकेटेड, आई डोंट क्राई, I don't feel pity, I don't feel bad about myself. I think ये बहुत बड़ी win होती है हर औरत के लिए। And I have been very lucky because I have a very supportive family. I think आपकी family plays a very important role in your situation. हर situation, we were just you're talking about men getting married either after divorce or when they were widowed. I think even then आपकी जो environment है, आपकी जो support system है, वो बहुत matter करता है। So I'm very lucky that my brother and my mother, they are very supportive. So I have never felt that pressure coming from my own home. So there are people I know who are unlucky, जिनके अपने घर में उनको बहुत प्रेशर मिलता है, मे बी दूसरी शादी के लिए, मे बी ये सोचने के लिए कि बच्चे को टाइम नहीं दे रही, या अपने आप को छोड़ो, बच्चे के लिए सेक्रीफाइस करो। मैंने सेक्रीफाइस भी किया है, मैंने अपने आप को भी बनाया है, मैंने उसको भी बनाया है। टीनेज सन से डील करना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग बिकॉज उसके टेंट्रम्स, उसकी बिहेवियर, उसको ये बताना कि क्या सही है क्या गलत है, it's not an easy thing, but my family has been very supportive through all this, so I think that has helped me a lot. That's great and wonderful and quite impressive as well. मैं ये जानना चाहूँगी आपसे जवेरिया, मुझे ये बताएं कि that hard decision in your life and it was taking place, divorce की जो हम बात करते हैं, तो जब आपकी divorce हो गई, so what was the first step in your life after turning into a single mother? Decision मेरा अपना था, I took खुला, and because I felt and I always believe कि सारी ज़िंदगी रोने से बेहतर एक दफ़ा रो के आप get over it and be in your life. And another thing you guys were talking about कि poison नहीं करना चाहिए. So I have never poisoned my son against his father or his father's family because I feel कि अगर आप बच्चे को अभी से poison कर दोगे तो वो ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी negative ही सोचेगा. So when he grows up and when he feels like if he wants to be in contact or if he feels like he wants to make his own decision, he can easily make his own decision. So when I took this decision, I was a teacher at one of the largest institution in Pakistan. I don't know if I'm allowed to take the name. What was your age? I was मैंने पहले separation हुई कुछ साल, and then I didn't feel like taking divorce. And then I was, I think, 24 when I got divorce. So your son was hardly 2.5. He was hardly around 2 to 3, yeah. जब मैंने खुला ली. So पहले तो I was a teacher, and वो
environment भी ऐसा था where I was feeling safe because आपको पता है आप पढ़ा भी रहे होते हो, आप खुद भी grow कर रहे होते हो और आप एक environment में होते हो. फिर I realized that I need to work on myself because surviving in this society, country, world, you need to have a proper background. कि अभी आपने बताया कि आपकी 19 years की एज में शादी हो गई थी, तो obviously आपकी एजुकेशन अभी उस टाइम पे कंप्लीट नहीं थी. मैं कॉलेज में थी. तो उसके बाद आपने कैसे परस्यू किया? ऑब्वियसली आपने खुला ली थी, तो उसके बाद आपने बताया आपने टीचिंग की, तो कैसे मैनेज किया? सो जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरे बेटा पैदा होने के 2 हफ्ते के बाद मेरे बीएससी के एग्जाम्स थे. सो वो मैंने क्लियर किया. उसके बाद देन कुछ महीनों बाद आई स्टार्टेड वर्किंग इन, ही वाज 7 months old व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग. और उसके साथ मैं उसको बैलेंस करती रही. इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एंड आई वाज लकी बिकॉज मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ हु सपोर्ट्स वुमेन. वी हैव 80% ऑफ वुमेन एंड employees and they all have the daycare or daycare facility. So you were already working while after getting married as well, right? No, I was not. 7 months बाद जब मेरा बेटा पैदा हुआ, then I started working. So obviously after getting married, no, I was studying and then मेरा बेटा actually मेरी शादी के 1.5 साल बाद पैदा हुआ था. तो तब तक मैं पढ़ रही थी and then मेरा बेटा पैदा हुआ, so then I started working उसके बाद. तो उसके साथ I was lucky कि मेरी वर्क प्लेस पे daycare था, वरना I would not have been able to work. So मैं उसको साथ लेके जाती थी और मैं खुद साथ जाती थी और उसको मैनेज करती थी. एंड देन आई वाज लकी इनफ कि मेरा जो daycare था वो इतना करीब था. आपने शौक से करी थी? Yes, शौक था बिकॉज उस वक्त मुझे आपको अलाउ किया उस वक्त? वी वर सेपरेटेड बट आई वाज स्टिल लिविंग विद माय इन-लॉज, बट माय इन-लॉज अलाउड मी. एंड देन दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह, आई फेल्ट लाइक आई नीड टू गेट आउट, आई नीड टू डू समथिंग विद माय लाइफ बिकॉज अगर मैं नहीं करूंगी तो स्टार्ट करना है तो कहाँ जाऊंगी? योर हेड यू वर प्लानिंग ना? या आई वाज. अगर आप सेपरेट हो जाती हैं तो यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. Exactly, stable enough to do something. So since you got married when you were 19 and a half, Yeah. which is quite an early age, Yeah. and we can say that yeah, it depends. In the other sense, it's part of the luck as well. It is. So would you agree to the point that early marriages are actually quite feasible? I don't think so now. If I look back, I think I was very young, naive, immature. Right. So I think that the more mature you are, I more know you're people able to would, handle yourself, your Yes, circumstances, because- you're around, your surroundings, and the relationship better. I know some people would disagree because there are people who are very successfully married at early age and then they're successfully, but again, person to person marry karta hai. But in my experience, So there is a question. You being a single parent, since you got separated and you got divorced, so did you ever thought in between all those years while raising up your son alone that you should go for the second marriage? no, फैमिली प्रेशर भी नहीं? never. My family has been very supportive. They said that But why not? two major reasons. One, my family has been very supportive. They always said कि if you feel like somewhere that you like someone and you have the mutual connection, that's no harm, you can go for it. The second thing is that I do not want my son to, who is a major source of happiness and satisfaction for me, to be in a place where he feels say unsafe and secure and he feels कि मेरी माँ की ध्यान कहीं और है. Because men are different than women. औरतें फिर किसी का बच्चा संभाल लेती हैं. बंदे बहुत बहुत कम, बहुत रेयर हमने सुना है कि कोई बंदा किसी का बच्चा. There are cases, I'm sure there are good men out there, but बहुत मुश्किल होता है कि कोई किसी का बच्चा संभाले. And then again, he's my child, my responsibility. I do not want to burden someone with this responsibility. And your then husband has gotten married or yeah, not? he did. Ex-husband? Yeah, he did right after the divorce. So he has his own family. Great. जी डॉक्टर शिवाना, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक सिंगल मदर को अगर वो दोबारा शादी की तरफ जाती हैं तो क्या उसे शादी करनी चाहिए या नहीं? 2 चीजें आएंगी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट. इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये आएगी कि अगर आप ये डिसीजन लेती हैं कि मैंने दोबारा शादी नहीं करनी, तो उसमें एक कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए कि मैं ये डिसीजन अभी भी ले रही हूँ, और अगर पूरा फ्यूचर पर्सपेक्टिव देख के कि अगर मैंने ये अपनी एज गुजरने दी और आज से 10 साल के बाद मुझे पछतावा नहीं होगा. फ्यूचर को तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ना, लेकिन अगर आप 10 साल के बाद जब आपकी एज बड़ी हो जाए और पर्सपेक्टिव जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके जो रिजनेबल डिसेंट रिश्ता होता है या किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस कम हो जाएं अगर,
तो आपको पछतावा ना हो, ताकि आपकी पर्सनालिटी के अंदर करवाहट ना आए। अगर बंदे की पर्सनालिटी के अंदर करवाहट आ जाए फ्यूचर में जाके, तो कभी कभी वो जिसके लिए आपने कुर्बानी दी होती है ना, उसकी तरफ वो उसको ऐसी फीलिंग होती है बर्डन और बोझ के लिए, कि मैंने तो इस बच्चे के लिए सारी उम्र कुर्बानी दे दी, मैंने अपनी उम्र को त्याग दिया, और अब वो बिटरनेस और करवाहट उसकी पर्सनालिटी में आना शुरू हो जाती है जिसके लिए कुर्बानी दी होती है। दूसरी बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझने वाली, कि अगर आपने ये फैसला किया था, तो आपकी जो, वैसे तो जवेरिया काफी माशाल्लाह साउंड्स वेरी इंटेलिजेंट एंड अकम्प्लिश्ड, लेकिन हर बंदा ऐसा नहीं होता, इतना कॉग्निजेंट नहीं होता ऑफ एवरी फैक्ट इन लाइफ कि वो सोच सके। लेकिन सपोज अगर आपने ये फैसला किया है, तो अपने ड्रीम्स, अपनी महरूमियां या अपनी कोई चीज भी, दे डोंट हैव टू लिव थ्रू द चाइल्ड। कल को ये ना हो कि बच्चा जब बड़ा हो जाए तो वो उसके ऊपर इतना प्रेशर हो माँ की कुर्बानी का, कि वो कल को जाके अपने दूसरे रिलेशनशिप और जो नई औरत उसकी जिंदगी में आएगी उसके ऊपर अपनी सारी जो माँ की ड्रीम्स थे या महरूमियां थी, अब वो उसका मामाज बॉय बन के ये ना कहे कि जी माँ इज द फर्स्ट, मेरी माँ ने मेरी इतनी कुर्बानी दी थी, मेरी माँ ने सारी उम्र त्याग दी, मेरी वजह से शादी नहीं की, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी एज अ बेटा, एज अ सन निभाना एक अलग बात है, लेकिन जिम्मेदारी ये सोच समझ के निभाना कि माँ ने कुर्बानी दी थी, ये दूसरी बात हो जाएगी। और उसकी वजह से अगर वो आने वाले रिलेशनशिप्स में इंसाफ ना कर सका, तो वहां पे मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो अगर ये डिसीजन अभी लिया गया था, तो ये दोनों तरफ से एक फीलिंग होनी चाहिए कि मुझे इस डिसीजन में पछतावा कभी नहीं होगा। राइट, तो बहुत एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक बात की आपने डॉक्टर और शिवाना। मेरी पर्सनैलिटी में करवाहट नहीं आएगी। दीज आर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स। थैंक यू, थैंक यू। यही समय कॉलर ऐड करते जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जवाद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये था कि बच्चों जी कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं, दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं जवाद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी। क्वेश्चन मेरा ये है कि बेसिकली बच्चे अगर आपके ज़्यादा छोटे हैं तो उनके लिए को पेरेंटिंग दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए आसान बनाना मतलब किस तरह से किया जाए विदाउट आपका जो पास्ट है, जो भी डिफरेंसेस रहे होंगे या अभी भी आपका जो करंट रिलेशनशिप है अगर वो ठीक नहीं है, तो उसका इफेक्ट बच्चों पर पड़े बगैर, उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़े बगैर को पेरेंटिंग किस तरह से आसान बनाई जा सकती है, क्या किया जाए? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी ताहिरा, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पेरेंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ज़्यादा सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, जबकि ये सॉल्यूशंस में ऐड है। जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे कि ओवरबर्डन हो जाता है इंसान, आप फिर के काम करोगे, घर के काम करोगे, उसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप जो है वो डेज शफल कर लो, आप फिक्स कर लो कि और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि बाप और माँ के रिश्ते को आपने गलत पोर्ट्रे नहीं करना बच्चे के सामने। वो रिश्ता नहीं चला, वो मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं चला, वो माँ और बाप तो गलत नहीं थे, वो उन दोनों का म्यूचुअल रिलेशन था। तो उस रिश्ते को उन दोनों ने देखा कि नहीं सुलझ रहा, तो चलो इसको लेट्स कॉल इट ऑफ। अब आपकी जो जिम्मेदारी है, बाप को भी पता होना चाहिए कि ये बच्चा जो है वो मेरी मर्जी के साथ आया है, मेरी जिम्मेदारी है। इसी तरह माँ को भी पता होना चाहिए कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोस्टली देखा जाता है कि माएँ ज़्यादा जिम्मेदारी निभा रही होती हैं बच्चों को जो है वो पालने में। इसमें जो है वो फाइनेंशियली भी मर्द को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये नहीं कि डिवोर्स हो गई, बच्चा बीवी के पास चला गया तो अब मैं दूसरी शादी कर लूँ और मेरा उस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। को पेरेंटिंग जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसको हमें करना चाहिए, फ़रोग देना चाहिए। उसमें ये है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि अगर बच्चा माँ के पास रह रहा है तो माँ ने बच्चे का माइंडसेट खराब नहीं करना, और जिन दिनों में बच्चा बाप के पास जा रहा है तो बाप के साथ, बाप के ऊपर भी ये लागू है कि वो माँ की तरफ जो है वो उसका माइंड खराब नहीं करे। क्योंकि मकसद ये नहीं है कि दोनों बच्चों को, दोनों तरफ के लोग इस जंग में लग जाएं या इस जो है वो महम पे चढ़ जाएं कि बच्चा हमारी तरफ से क्लियर हो जाए। जी, ये नहीं करना है। वो को पेरेंटिंग में कुछ रूल्स होने चाहिए और उस फैमिली की भी एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा अपने ददियाल की तरफ जा रहा है तो दादी नानी जो है वो जो फुफ्फो हैं वो ऐसी कोई बात ना कर दें, क्योंकि बच्चे को हमने दो चीज़ों में बांटना नहीं है। हमने उसको कॉन्सेप्ट देना है कि कुछ रिश्ते जब नहीं चलते तो हेल्दी वे में टर्मिनेट हो जाते हैं। मैं पहले भी ये बात करना चाह रही थी, अगर आप अलाउ करें, कि सिंगल पेरेंटिंग तक बात क्यों आती है।
एक वो जो अल्लाह पाक आपके पार्टनर को ले जाए वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो डिवोर्सेस हैं, हम हुलाक की तरफ जाते हैं, इसमें मैंने ज़्यादातर देखा है कि अक्सर जब रिश्तों में रेड फ्लैग नज़र आते हैं तो दादी नानी और ये हमारे बड़े बूढ़े क्या कह रहे होते हैं, बच्चा कर लो, शादी बेहतर हो जाएगी, कोई बात नहीं, ये बदल जाएगा। अब आपने उस शादी को बचाने के लिए बच्चा तो कर लिया, आपने रेड फ्लैग पे काम ही नहीं किया है। जब आपने रेड फ्लैग पे काम नहीं किया तो बच्चा एक जो है मुश्किल तरीन रिश्ते को देख रहा है कि माँ बाप का प्यार नहीं है, उसे देखिए पहली दर्ज का माँ नहीं है, पहली दर्ज का घर है। उसने सीखना क्या है कि अच्छा ऐसा रिश्ता होता है। और एक टॉक्सिक रिलेशन को बहुत कम ही लोग निभा पाते हैं, जो कि निभाना चाहिए भी नहीं है। आपके बच्चे की पर्सनालिटी वहां पे भी तबाह होती है। तो बच्चे प्लीज इसलिए पैदा ना करें कि रिश्ता बच जाएगा, पहले रिश्ते को रेस्क्यू करें, उसके बाद इस तरफ जाएं। राइट, ये बड़ा जरूरी है, बहुत ज्यादा है। और अगर आप बच्चा पैदा कर चुके हैं तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात की आपने। जवेरिया, मैं आपसे पूछूं अगर, तो क्या कभी आपने को पेरेंटिंग के बारे में सोचा? आई थिंक इन द बिगिनिंग when I was still living with my आपकी जो in-laws थे उनकी तरफ से आपको काफी अच्छा खासा सपोर्ट था स्टार्ट में। At the beginning I was supported and तब शायद सोचा मैंने, because मेरा बेटा बहुत छोटा था, and then nobody wants to be divorced, everyone tries till their last, वो utmost आपका होता है कि आप try करो, but when it doesn't work so then you can't help it exactly. So yes, I did thought about it, but then again it has to come from both the parties. It's not only one person who wants to start it or carry it forward. It has to be from both the parents. So it was never, it was one-sided. It was from your end, obviously, being a mother. So there is a question another which arises now, since you have raised up your son and he's 15, mashallah. So obviously there is we would rather say a space, and there is a difference because he's been raised by a single mother, and he's a single parenting groomed result output. So what difference you see, and what advice you would give to single parents or who are even opting to get separated and who have actually kids that are to be raised in future? What do you think कि क्या रह जाती है कमी? There is something if you talk about reality. Like I've mentioned earlier, I've been lucky, alhamdulillah. You have a supportive family. I have. My brother is but everyone is not lucky, exactly. And then again, generally बताइए. बिल्कुल, my brother has moved abroad, and from the last 2 years, I feel that because of my son is growing up, and I feel that there has to be someone that is there as every 24/7 to lead him and maybe be there as a male part, as a male, exactly. So I feel that if you go for co-parenting, the most important thing would be अपने differences बीच में ना आने दें बच्चों के। Right. आपको अपने आप को पहले बैठ के खुद से दोनों को ये clear करना पड़ेगा कि it's only for the child, not for you, कि आप अपने बदले बच्चे के थ्रू। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जिस तरह आपने अपने बेटे को माशाल्लाह रेज किया है और वो ही इज 15 नाउ, अब आपने सिंगल पेरेंटिंग का वो एक आउटपुट और रिजल्ट है आपका बेटा XYZ। अब हम उस बच्चे को भी रखते हैं जो कि माँ बाप दोनों ने मिलके पाला है, एंड ही इज आल्सो 15। सो व्हाट वुड यू से आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस टू दोस पेरेंट्स हु आर थिंकिंग टू गेट सेपरेटेड एंड हैव किड्स टू बी रेज्ड इन फ्यूचर, कि क्या कमी पेशी रह जाती है व्हिच इज सपोज्ड टू बी निप द इविल इन द बड वाला हिसाब है? तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगी आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि एक तो अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे कभी ना निकालें आप, बिकॉज हम वर्क भी करते हैं, हम ज़माने से भी लड़ते हैं, हम सब कुछ कर रहे होते हैं, सो ये नेचुरली ह्यूमन बीइंग है, फ्रस्ट्रेशन आती है, गुस्सा आता है। एक तो ये कि अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे कभी ना निकालें बिकॉज वो ट्रांसफ़र होती है। दूसरा, इन माई केस व्हाट आई हैव worked on myself and I worked with my son is that we are friends. We discuss everything, we talk about everything. The first person that I go to is my son. अगर मैंने कोई ज़िंदगी का डिसीजन लेना हो, I went 2 years ago, I went to the UK to get another degree. So my son was the first person I went and I said, look, we have to go and it will disturb your life for a year or so. You would be in a new environment, new country, you'll make new friends. Would you be comfortable? And he said that yes, I'm fine with it. And then when I was coming back from there, I again talked to him. He was the first person I went and I said, we're going back to Pakistan, so I know
you have lived here, you've made friends, you have an environment, Right. you're comfortable here. And when you are living abroad, who wants to go back to Pakistan? Right. But I've been lucky because he said that yes, because मैंने उससे वो confidence और वो relationship develop किया हुआ है दोस्त वाला और open वाला, जिसमें हम हर बात कर लेते हैं. Sharing बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So he said that Mama, whatever you find you want, I know that it's best for me. So he was very This fine with friendly me. relationship has to be Very, evolved, हाँ, right? It is very important, and उसी की वजह से maybe I have been able to do so much in life because I have that relationship Side by side. So anyone who is planning to be a single parent or thinking Right. about it and has teenager children or children who are, you know, starting towards puberty or anything, I think the first thing is to develop the confidence and gain the trust And of the your child. communication. Communication has to be open at all times. डॉक्टर शबाना, मैं आपसे भी सेम सवाल करूंगी कि हमारे कॉलर का जो क्वेश्चन था कि को पेरेंटिंग को कैसे नॉर्मलाइज किया जाए, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बारे में, आप क्या कहेंगे उसके हवाले से? इतनी खूबसूरती के साथ दूसरी डॉक्टर साहबा और जवेरिया ने कवर कर दिया, सारा कुछ उन्होंने आपको बताया कि इट कम्स डाउन टू शऊर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी. अगर तो ये तीनों चीजें किसी इंसान के अंदर, चाहे वो मर्द है या औरत है, वो उसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो फिर अगर जितने भी इख्तलाफात होंगे, इख्तलाफात तो हर एक के इंसान के अंदर हो जाते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बचती है, तो आप कहीं ना कहीं कोई कंपैटिबिलिटी नहीं होती, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है. एक ही घर में रहते हुए भी कभी कभी माँ बाप सेपरेट लाइव्स गुजार रहे होते हैं, जो आपस में बात नहीं कर रहे होते. उस केस में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने अभी जावेरिया ने भी कहा कि उन्होंने अपनी इनसिक्योरिटीज या अपना कोई इख्तलाफात थे, व्हाट हैपेंस इन योर बेडरूम एंड बाथरूम शुड स्टे देयर. आप अपने बच्चे तक वो बात नहीं पहुंचने देते. उनके जो अभी ब्रेन जो है, उनके तो कॉग्निटिव फंक्शन, उनका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जहां से आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आती है टू रेगुलेट योर इमोशंस, अभी तो वो टोटली डेवलप नहीं हुआ हुआ, और उसके ऊपर आप बर्डन डाल रहे हैं दुनिया के, उनका बचपन उनसे छीन रहे हैं, उनको एक यंग अडल्ट बना रहे हैं. कहने का मतलब है कि आप बच्चा तो बच्चा रहता ही नहीं है, जब आपने उसका केयर फ्री जो बचपन था उससे छीन लिया, उसके अंदर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा डाल दी, जो कि आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो कि आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपने महरूमियां अपने बच्चे के अंदर डाली, तो उसकी परवरिश जो है वो एक दुखी सा एक सोल होगी. बाहर से अगर वो खेल कूद भी रहा है तो अंदर से जो उसकी सोल होगी एक बड़ी बेचैन सी और दुखी आत्मा होगी, कह लें आप. तो इन एनी केस इस सारी चीजें जो है, इट कम्स डाउन टू द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेरेंट्स कि वो अपने बच्चे तक क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं, और यहीं से उनका ट्रस्ट डेवलप होता है बच्चे का, यहीं से उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है कि अगर माँ बाप टॉक्सिक रिलेशनशिप उनके सामने वाजे नहीं करते कि तुम्हारी माँ गलत है या बाप गलत है, और ये डिसीजन उनको बचपन से नहीं लेना पड़ता कि उन्होंने किसी की साइड देनी है. ये कभी भी बच्चे के अंदर नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी माँ बाप में से एक बंदे की साइड देनी है और एक बंदा गलत है, ताकि ये जब बड़े हो जाएं तो उनको पता हो कि माँ और बाप, औरत और मर्द का जो आखिर रिलेशनशिप होगा वो उन्होंने कैसे निभाना है. जी जवेरिया, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि अभी आपने हमें स्टार्टिंग में बताया कि आपको फैमिली का बहुत अच्छा और यानी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, लेकिन समटाइम्स हमारे पास ऐसी भी एग्जांपल्स होती हैं कि जब एक औरत विडो हो जाती है, डाइवोर्स होकर वापस अपने मायके जाती है, तो फैमिली की तरफ से जो रवैये होते हैं या भाई भाभीियों के और बहनों के, वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं बच्चों के साथ भी, और इवन एक उसी पर्सन आपके साथ भी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या कहना चाहेंगी उन लोगों को जो फैमिलीज सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं या अपने जो रवैये वो चेंज कर लेती हैं? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो अगेन एलिमेंट ये कि आपकी बेटी या आपकी बहन या आपकी नंद या आपकी भाभी अगर वो वापस आ रही है तो इट्स नॉट ईजी ऑन हर. इट इज़ नॉट एन ईजी डिसीजन टू बी डिवोर्स्ड, टू लीव योर हाउस, टू लीव अ मैन दैट यू वर मैरिड टू, बिकॉज आपको पता है हमारी मेंटालिटी है कि यू नो you're going to come out of that house when you die. So अगर आप you're coming back, so it's not an easy decision. So I think all those families who have the daughters coming back, I think they need to support them 100% and give them a room to flourish and you know to be themselves, because आपका confidence chatter हो चुका होता है. ऐसा भी तो होता है ना कि अक्सर लड़कियों को ऐसा भी कहा जाता है कि अब आप बस चली गई, अब आपका जनाजा ही वापस आएगा. एग्जैक्टली, आपने मर के आना है. सो आई थिंक आपकी बेटी है, वो
अगर डिसाइड कर रही है वापस आने का तो कोई रीजन होगा और बड़ा सॉलिड रीजन होगा, सो वो वापस आ रही है. Do you think one should not compromise over a certain period of time if the relationship is going towards the high level of toxicity? I think one should never compromise. Right. What would you say? ताहिरा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? कि कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए. फैमिली सपोर्ट कितना मैटर करता है? बहुत ज़्यादा मैटर करता है. देखिए, आपकी फैमिली जब आपकी बनती है तो आपको ये पता होता है कि गिरेंगे तो संभालने वाले पीछे हैं. अगर वही लोग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सोशल जो आप हमारे एटीट्यूड्स हैं वो सोशल घर से ही स्टार्ट हो जाते हैं. घर के बाहर के लोगों को तब जो है वो हौसला मिलता है आपको आपके ऊपर टॉन्ट करने का जब घर के लोग अलाउ कर रहे होते हैं. तो आपकी बच्ची पहले भी आप ही की बच्ची थी, जब आपने शादी कर दी तो क्या उसका राइट जो है वो खत्म हो गया? लेकिन हाँ, आइडियली थोड़ा सा मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अगर आपने एक डिसीजन ले लिया तो कोशिश करें फाइनेंशियली जो है वो उन पे जो है वो डिपेंड ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है माँ बाप एक सर्टन एज तक रहते हैं, भाइयों ने अपनी जिंदगी गुजारनी है, उनके अपने बच्चे होंगे, आपकी वजह से उनकी मैरिटल लाइफ ना जो है डिस्टर्ब हो. तो अगर आपने डिसीजन ले लिया किसी भी वजह से, टॉक्सिक रिलेशन तो बिल्कुल भी जो है वो फेवरेबल नहीं होते आपके लिए भी आपके बच्चे के लिए भी. वंस यू मेक योर डिसीजन तो देन यू शुड थिंक कि भाई अब एक जगह तो मिल गई, माँ बाप का घर सबसे सिक्योर जगह है, लेकिन अब मुझे इसको जो है फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट करना वो बहुत जरूरी है. आप फाइनेंशियली जैसे मिस जवेरिया फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो इसमें इमोशनली सपोर्ट देना आसान हो जाता है, इवन दो मुश्किल है. लेकिन अगर ये इनका बच्चा ये उन पे ही डिपेंड करे और उनके बच्चा इनके भाइयों को लेट्स सपोज, देखिए हर कोई जो है वो इतना प्रिविलेज नहीं होता है कि बड़ी अच्छी जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन हो. अगर उनके बच्चों को एक रोटी जो है वो शेयर करनी पड़ेगी आपके आए हुए बच्चे के साथ तो वहां पे झगड़े होंगे. ये एक बिटर रियलिटी है, हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते. हर किसी को जो है वो इतनी अच्छी लक नहीं होती जितनी इनकी है. तो इसलिए जो लोग जो है डिसाइड कर रहे हैं प्लीज अपने फाइनेंसेस को देखें, अपने आप को. और कोई बात नहीं, अगर पढ़े नहीं हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कमा नहीं सकते हैं. आजकल तो इतने ज्यादा स्किल्स आ चुके हैं, इतने छोटे छोटे डिप्लोमाज आ चुके हैं. आप उस कदम को, जो कदम आप बाहर निकालो, उसे अपना आखिरी कदम ना समझें. अब आप समझें कि अब आपने इसको और तरीके से लेके हमारे साथ अभी यहाँ पर एक कॉलर मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, कॉलर कहाँ से? मैं आमना बात कर रही हूँ लाहौर से. जी आमना, क्या सवाल है आपका? मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने खुला ली थी, मेरी बेटी अभी पैदा हुई ही थी तो मैंने ले ली थी. तो अब मेरी बेटी 4.5 साल की है. तो क्वेश्चन मेरा ये है कि वो बच्ची कभी भी बाप के साथ ना रही है ना मिलती थी, कोई उसको अटैचमेंट का नहीं पता था. दरमियान में अब आके उसकी कुछ मुलाकातें हुई हैं. अब वो बड़ी होकर ये क्वेश्चन मुझसे पूछती है कि बाबा हमारे साथ हमारे घर क्यों नहीं रहते या क्यों नहीं रह सकते. तो मैं उसको किस तरह से इस बात को आंसर किया करूं कि उसके ना नेगेटिविटी पैदा हो और उसका ये एक जो पोर्शन खाली है वो भी ना रह जाए. जी जी जवेरिया. अगेन आपका बेटा भी सवाल करता होगा आपसे? शुरू में यस वो करता था. सो मैंने फिर इसी तरह उसको टैकल किया कि मैंने उसको हर सवाल का ऑनेस्ट जवाब दिया. एंड मैंने उसको कभी ये नहीं कहा कि गए हुए हैं या नहीं है, बिकॉज आई फील कि अगर आप अभी से बच्चे का, अगेन जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आप बच्चे का माइंड कभी स्पॉइल नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे वो नेगेटिविटी हो चाहे वो झूठे तसल्ली हो. सो मैंने उसको डे 1 से ही, जब उसने वो इतना बड़ा हुआ कि उसने मुझसे पूछा कि यू नो वेयर इज माई फादर, बिकॉज स्कूल में जब जाते हैं तो बच्चा फादर्स नेम पढ़ता है. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही केम बैक होम एंड ही सेड हु इज दिस गाय, ये उसका नाम डायरी पे लिखा हुआ है. So I said ke you know he was your father, and so he said where is he? So I told him ke you know we were married and we mutually decided that we cannot live together because we were very different people. So he has his own family, I have my own family, and my family is you, and my focus is on you. So and that's when he realized ke yes, this is my family. So I think again it comes from mother as well, because how to comprehend the that situation. हाँ, और बच्चे को देना क्या, फीलिंग क्या देनी है, क्योंकि अगर आप खुद होल है ना तो आप बच्चे को भी होल फीलिंग देंगी. अगर आपको खुद लगेगा ना मेरे साथ जाती हुई है या मैं अकेली हूँ, आप वही ट्रांसफर करोगे और फिर वो बच्चे में वो जाती जाएगी और वो उसी के साथ बड़ा होगा. योरसेल्फ बी वेरी स्ट्रांग. जी आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, कॉलर ने सवाल किया.
देखिए आइडियली तो ये है कि स्टार्टिंग में ही जो है को पेरेंटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि बच्चा सरप्राइज ना हो कि अच्छा ये एक नया बंदा मेरी लाइफ में आ गया, पिछले 4 साल से ये नहीं था, अब अचानक से आ गया। अब इनकी सिचुएशन ऐसी है कि ये अभी इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, विच इज़ अगेन आई वुड अप्रिशिएट कि आप एटलीस्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि आप जिस फिगर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो क्या उनके साथ आप एक म्यूचुअल आपने डिस्कशन की है कि ये जो मीटिंग्स होंगी ये हेल्दी होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि माँ के पास रहना है तो माँ का जो है वो इमेज गलत पोर्ट्रे नहीं होना चाहिए, ये दोनों का एग्रीमेंट होना चाहिए। अब अपने बच्चे अगर बच्चा सरप्राइज है, बच्चा उस रिलेशन की एक्सेप्टेंस की तरफ जो है वो आप कह लें कि उसके लिए चैलेंज है ये चीज़, तो उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता भी शी इज़ वेरी यंग, शी इज़ जस्ट 4.5 ईयर, तो शायद वो इतनी कम्प्लेक्स चीज़ें तो समझ ना पाए, लेकिन उसको एक फिगर इंट्रोड्यूस करवाना बड़ा ज़रूरी है कि ये आपके फादर हैं और जो हैं आप उनको बता सकते हैं। अगर बच्चा पूछता है कि इकट्ठे क्यों नहीं रह रहे, तो आप उसको ये इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि बाज़ रिश्ते जो हैं बाज़ दफ़ा ऐसे होती हैं कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट हो सकते हैं, लेकिन अब जैसे जवेरिया ने बहुत अच्छे से कहा कि नाउ यू आर माई फैमिली, आप उसको एक सेंस ऑफ जो है वो सिक्योरिटी दें, इम्पोर्टेंस दें, उसकी सेल्फ जो है वो स्टीम लो नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी कि मेरी मदर जो है नाउ शी इज माई फैमिली। हाँ, और फिर आफ्टर सम टाइम 4 इयर्स में आप इतनी कम्प्लेक्स बातें नहीं बता सकते, कोई रिलेशन टूटते कैसे हैं, टर्मिनेट क्यों होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये बात करते हो। इट्स अ ग्रेट आइडिया टू हाउ टू यू नो मेक योर सन और डॉटर रियलाइज के what is actually the reality in a very positive way. Whereas मैं चाहूंगी कि डॉक्टर शिवाना आप भी इस हवाले से जरूर अपना कमेंट दीजिए जो कॉलर ने पूछा और बात की। जी देखिए, बच्चे ने सारी उम्र 4 साल का तो रहना नहीं, उसने बढ़ना है, बड़ी एज होगी उसकी, जब उसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस उसने तब भी करने। ये बातें अभी नहीं होंगी तो बाद में जाकर होंगी, तो आप नहीं सिखाएंगे। और जिस तरह जवेरिया ने कहा कि आप ऑनेस्टली बताएं सारा कुछ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स बातें तो 4 साल के बच्चे को नहीं बता सकते, आप सिर्फ इंट्रोड्यूस करा सकते हैं स्लोली विद लव एंड अफेक्शन एंड वार्मथ की सिक्योरिटी के साथ। उसके बाद आप नहीं बताएंगे, बाहर से कहीं उसकी गलत कानों में कुछ पड़ गया, और जिस तरह से वो कहते हैं समाज तो बड़ा जालिम है, किसी स्कूल में किसी फ्रेंड्स ने, किसी बड़ी सारे रिलेटिव होते हैं जिनमें इतनी अक्ल और शऊर नहीं होता कि जो बच्चा ऐसे माहौल में पल बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, उसको किसी ने ताना दे दिया, कोई सार्काज्म कर दिया, कोई मजाक कर दिया, किसी ने बुली कर दिया, तो बच्चा रोता रोता घर आएगा, उसको रियल पिक्चर का पता ही नहीं है। तो आप नहीं सिखाएंगे तो जमाना सिखा देगा। तो इसकी वजह से बेहतर यही है कि ऑनेस्टी के साथ अकॉर्डिंग टू द एज जितना बच्चा एब्जॉर्ब कर सकता है विद लॉट ऑफ लव एंड वार्मथ, उस टाइम पे 4 साल के बच्चे को बस वही बताएं जो प्यार मोहब्बत, जिसके अंदर कोई उसका इमोशनल देखते हुए कैपेसिटी, फिर आहिस्ता 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 आप सारी ऑनेस्टली उसके अंदर इंडल्ज करना शुरू करेंगे, अपनी महरूमियां और अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं, सिर्फ मोहब्बत एंड ट्रू एंड ऑनेस्टी के साथ, कि ताकि वो अपने आप को संभाल सकें और बाहर से उनको कोई गलत इंफॉर्मेशन ना मिल सके और उनको क्लियर कट ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट पिक्चर पता हो। ट्रू ट्रू ट्रू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले जी राबिया, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट, मेरी सहेली का जो स्पेशल सेगमेंट है हेल्थ का, ब्यूटी का। तो चलिए जी हेल्थ और ब्यूटी सेगमेंट की तरफ चलें। और तो और नाजरीन इस शो का हिस्सा बने लाइव कॉल्स के जरिए और टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर का इस्तेमाल करके कॉल्स और मैसेज कीजिए। तो चलिए जी हेल्थ सेगमेंट की जानिब। जी सानिया, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। थैंक यू। सिंस यू आर डर्माटोलॉजिस्ट और आपको पता है आजकल का जो मौसम है, स्किन के इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, हर लड़की को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी स्किन की। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूंगी, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो हो जाते हैं, क्यों? सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि होते क्यों हैं और फिर उसका सोल्यूशन क्या है वो भी बताएं। जी, बेसिकली जो है इसके बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं। ब्लैक हेड और वाइट हेड जो है, एक्नी जो है वो काफ़ी कॉमन आपने सुना होगा। एक्नी जो है मतलब कील मुहासे जो है उसको मतलब जनरली कहते हैं कि पिंपल्स निकल आए, एक्नी निकल आए। तो ये एक्नी जो है उस एक स्पेक्ट्रम है, उसका एक पार्ट है। बेसिकली एक्नी में जो है सिर्फ और सिर्फ दाने नहीं होते कि आप जो कहेंगे कि फेस पे पिंपल्स निकल आए हैं। तो एक्नी में जो चीज़ें आती हैं उसमें ये जो हमारे पिंपल्स जिसको हम कहते हैं कि पेप्यूल्स निकल आए हैं, उसमें फिर कॉमीडोन्स भी आते हैं जिसको ब्लैक हेड वाइट हेड कहते हैं।
दोनों जो हैं वो बेसिकली ये होता है कि जो क्लोज कॉमिडोन्स होते हैं वो वाइट होते हैं, जब वो ओपन हो जाते हैं उसमें तो उसकी वजह से वो जो है वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। और इसके अलावा जो एक्नी स्कारिंग है वो तो उसकी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ये साथ कुछ होती है सिस्टिक, मतलब कि आप कह लें कि वो पानी की थैलियाँ या उसको कहेंगे, या मोटे दाने जो गड्ढे होते हैं, वो सारे ये सारे एक स्पेक्ट्रम है एक्नी का। तो ये पार्ट ऑफ एक्नी है। कुछ लोग होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और व्हाइट हेड होते हैं, यानी कि ब्लैक हेड्स को भी हम कह सकते हैं कि हमें एक्नी ही हुई है। एक्नी है। अगर आपको सारी चीजें आ रही हैं तो भी ये एक्नी है, अगर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक हेड या सिर्फ व्हाइट हेड है तो वो भी सिर्फ एक्नी है। ये बहुत पेनफुल भी होता है। ब्लैक हेड व्हाइट हेड तो पेनफुल नहीं होते। बेसिकली जो है एक्नी की जो बाकी होते हैं, अगर कंडीशंस जो पिंपल्स निकलते हैं, जो पेप्यूल्स होते हैं वो और पस्ट्यूल्स, उसके अंदर पस पड़ जाती है, वो फिर तो ये पेनफुल पता है होते हर हैं। किसी की स्किन पे यूजुअली ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स थ्रू आउट लाइफ भी नहीं होते, और जिनकी स्किन पे होते हैं थ्रू आउट लाइफ वो क्यों होते हैं? ब्लैक हेड्स आपको आ क्यों जाते हैं, निकल के जाते हैं इसमें ना बेसिकली एक्नी जो है उसके मल्टीफैक्टोरियल उसके कॉजेज जो हैं, सिर्फ सिंगल कॉज नहीं होता है। सबसे पहली बात वही जैसे आपने बताया कि आपका कि सब लोगों को नहीं होते और कुछ लोग होते हैं उनके दे आर ब्लेस्ड, उनको पूरी लाइफ नहीं होते। तो इसमें जो मेन फैक्टर होता है कि आपके एक तो जेनेटिक और उसके साथ आपके जो हैं दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो अगर आपके जैसे इवन अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मतलब आपके जो फर्स्ट कजिन्स हैं, आपके सिबलिंग्स हो गए, उनमें अगर किसी को एक्नी है तो आपका 4 to 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है चांस एक्नी होने का। अच्छा, ये भी जेनेटिकली आपको ट्रांसफर होती है स्किन डिजीजेस जो फेस पर होती हैं? जी, जरूरी नहीं कि मतलब अगर है तो आपको हो, लेकिन उसमें रिस्क ज्यादा होता है। रिस्क आ जाता तो बेसिकली आपका एक जेनेटिक प्लेथोरा होता है, उसके बाद उसमें मल्टी फैक्टर्स आ जाते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। अब जिस तरह से इवन अब जैसे हम यहाँ पे हमारा एक समर चल रहा है तो उसमें ह्यूमिड एनवायरनमेंट हमारा है, तो सनलाइट वैसे काफी जो है कह लें कि बदनाम है, लेकिन सनलाइट मेनली सनलाइट नहीं करती, जो ह्यूमिडिटी है सनलाइट के साथ वो एक्नी जो है उसको प्रेसिपिटेट करती है। सानिया, जब हम बात करते हैं पोर्स की, आपकी स्किन पे जो पोर्स होते हैं थ्रू आउट वो किसी की स्किन पे नहीं होंगे तो चांसेस कम है। अब जिनके पोर्स होते हैं उसी में ही एक्नी जाके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स जो होते हैं जाके वो अपनी जगह बनाते हैं। तो ये पोर्स बनते कैसे, वजह क्या बनती है, या ये नेचुरल होते हैं? नेचुरल नहीं होते, ज़्यादातर जो है वो एक आपकी प्यूबर्टी जिसको कहते हैं कि जब आपके हार्मोनल आपकी चेंज होती हैं तो फिर तब उस टाइम पे आपके मतलब 13-14 के अराउंड जो है वो स्टार्ट होती है। और जो सिंपल जो मोस्ट कॉमन एक्नी है उसको एक्नी वल्गैरिस कहते हैं। बाकी जो है अगर कोई ड्रग इंड्यूस्ड हो सकती है, या आप कोई मतलब कि मेडिसिन या कोई आपने टॉपिकल कॉस्मेटिक्स यूज किया उसकी वजह से आपको ऑन एंड ऑफ आ जाए तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो एक जनरल जो आती है जो मोस्ट कॉमन है तो वो जो है वो जेनेटिक्स उसमें रोल प्ले करता है। उसमें डिफरेंट जो है फिर आपको एक कह लें कि पॉजिटिव प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स मिलते हैं उसकी वजह से। तो वो जो है ये ब्लैक हेड व्हाइट हेड जो है पोर्स बेसिकली उसी को कि आपकी स्किन जो है वो पोरस फील होने लग जाती है, अनइवन लगती है क्योंकि उसमें पिंपल्स आ रहे हैं, उस पे आपके पस जो है पस फील्ड आ गए, पिंपल्स पेप्यूल्स आ गए, पस्ट्यूल्स आ गए, तो उसकी वजह से वो जो स्किन आपकी इवन नहीं रहती तो वो फिर उसको पोरस। सनिया, समटाइम्स जो ब्लैक और व्हाइट हेड्स हम रिमूव करते हैं जो पिन के थ्रू एक प्रोसीजर होता है दैट इज वेरी पेनफुल, तो उसके अलावा हमारे आप व्यूअर्स को भी बताएं कि कोई और तरीका है जो पेनलेस हो? जी, पिन के थ्रू वैसे रिमूव भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें जब मैकेनिकली हम उसको एक्सकवेट करते हैं तो उसमें चांसेस ऑफ स्कारिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वो फिर स्कारिंग जो है कॉमिडोन्स का ट्रीटमेंट जो है वो उसके मतलब काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन जो स्कारिंग है उसके फिर एक तो जो है कॉस्टली भी होता है और उसमें फिर जो है उसमें रिजल्ट्स भी जो है वो इतने 100% लेना टुवर्ड्स स्कारिंग अगर आप पिन जी अगर आप उसको मैकेनिकली रिमूव नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो है आजकल तो बल्कि जो है कि सोशल मीडिया का दौर चल रहा है तो सोशल मीडिया से काफ़ी लोगों में अवेयरनेस भी है, मिसकंसेप्शन भी लेकिन उसकी वजह से आ जाती हैं। तो उसमें एक तो होता है रेटिनॉइड्स, लेकिन फिर ये रेटिनॉइड्स जो है टॉपिकल होती है, काफ़ी इकोनॉमिकल भी रहती है। रेटिनॉइड जो है उसका बेस्ट सोल्यूशन है। अगर तो बहुत स्वेयर मतलब कह लें कि बहुत ही एंड स्पेक्ट्रम पे चले, जब बहुत ज़्यादा जिनकी प्रॉब्लम है और सिर्फ क्रीम लगाने से फ़र्क नहीं पड़ा उनमें, तो फिर ओरल रेटिनॉइड्स का कोर्स करना पड़ता है। लेकिन फिर उसमें ज़्यादा ये होता है कि ज़्यादा हमारी जो कंसर्न हमारे जो पेशेंट्स हैं वो होती हैं फीमेल्स। तो फीमेल्स में लेकिन ये है कि उसका आप रिप्रोडक्टिव एज जो है उसमें फिर आपने थोड़ा कॉशियसली जो है वो यूज़ करना है। तो इससे लाजमी है कि आप एक बार डॉक्टर से मतलब जो है वो एक मशवरा करके तो उसके बाद। लेकिन सनिया, रेटिनॉइड से एक रैपिड रिएक्शन नहीं होता स्किन पर जब आपको एक ज़्यादा बहुत ही एक्सट्रीम एक्नी एकदम से स्टार्ट हो जाती है उससे?
नहीं, ये उसमें जो है अगर आप ओरल रेटिनॉइड स्टार्ट करें तो उसमें होता है फ्लेयर आने का, तो वो इस वजह से जो है लोग मतलब ये भी करते हैं कि ट्रीटमेंट जो है वो उसको मतलब वो कहेंगे कि नहीं ठीक है ये डॉक्टर ने गलत दवाई दे दिया, वो एक अल मशहूर के गलत दवाई होगी, मेरा मतलब मेरी स्किन खराब होगी। लेकिन वो उसका एक नेचुरल जो है कह लें कि जो है एक कोर्स जा रहे हैं, तो सब लोगों को नहीं होता फ्लेयर, लेकिन कुछ लोगों में अगर आता भी है तो उसको कंटिन्यू करना होता है और उसके बाद जो है वो मतलब कि दोबारा कोई ऐसी पेनलेस रेमेडी जो हो एक तो जो है टॉपिकल रेटिनॉइड, इसके अलावा जो है एसिड फॉर्म आते हैं आजकल जो है वो काफ़ी डिफरेंट फॉर्मुलेशंस आई हुई हैं, मैंडेलिक एसिड होता है, नायासिन है, तो उससे भी होता है। उसमें बेसिकली जो है एक होती है प्रोसीजर जिसको कहते हैं कि केमिकल पील, और वो तो लेकिन एक तो थोड़ा सा मतलब पेन भी होगी उसमें और उसमें साइड इफेक्ट का होता है, कॉस्टली भी होता है। घर पे कोई तरीका होता है घर पे वो मैनुअली खवातीन कर सके अपने लिए ब्लैक हेड्स का रिमूवल, व्हाइट हेड्स का रिमूवल, ऐसा कोई तरीका घर पे मैनुअली देसी टोटका जिसे हम कहते हैं? देसी टोटके में भी जो है ना वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जेलेटिन होता है, उससे आप मतलब उसमें ये होता है कि आप जब मैकेनिकली रिमूव करेंगे तो वो तो आप ऑब्वियसली वो उसको आप स्कारिंग की तरफ जाएंगे, तो जेलेटिन जो है उससे ये है कि आप सिंपल मतलब सुपरफिशियल से रिमूव हो जाएंगे, तो उसमें आई गेस कि आप थोड़ा जरा नीचे की तरफ ही रहें तो बेटर है। कि वंस यू हैव रिमूव्ड और यू हैव इट रिमूव्ड तो आप उसको बंद भी कर सकते हैं पोर्स को, ऐसा कोई तरीका होता है कि नहीं कि ये नहीं आप कर सकते बंद? स्क्रबिंग नहीं, पोर्स बंद हो सकते हैं जिसमें आपके ब्लैक हेड जाके पैदा होते हैं। अगेन मैं यही कहूंगी कि जो रेटिनॉइड्स हैं जिस तरह से अब टॉपिकल जो है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल फॉर्मुलेशन में आते हैं, या जैसे आप कह लें नायासिन, मैंडेलिक एसिड या इस तरह से, तो उसमें ये है कि आपकी स्किन जो है आपने बेसिकली अगर जिस तरह से कोई होम रेमेडी की बात कर रहे हैं कि पोर्स आपकी स्किन पे जो है जी मैं उसी की तरफ आ रही हूँ कि अगर आप होम रेमेडी की बात करें तो उससे सिर्फ आपके सुपरफिशियल पोर जो है ऊपर से मतलब उसको क्लीन करेंगे, मतलब कॉमिडोन्स को रिमूव करेंगे, वो टेम्परेरी होगा। तो अगर आपने जो है कि आप पोर्स को क्लोज करना चाह रहे हैं कि वो जो है और दोबारा ना बने, तो उसके लिए आपको थोड़ा ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। क्या ब्लैक और व्हाइट हेड्स रिमूव करने से स्किन पर कोई दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं रिमूविंग के बाद? बिकॉज दैट इज फॉर क्लीनिंग पर्पस, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है स्किन पे? नहीं, एक जो है ये एक्नी का पार्ट है, तो उसमें यही होता है कि एक्नी स्कार जो होते हैं उनके आने का चांस होता है अगर आप उसको बहुत ही विगरसली जो है, अगर आप बहुत ही जीलियसली जो है उसको रिमूव करें, मैकेनिकली जो वो एक पिन आती है उससे आप उसको रगड़ रगड़ के अपने फेस को, स्किन को करें, तो उससे आप स्किन को एक तो थोड़ा स्किन डैमेज करने का भी होता है, और दूसरा ये है कि उसमें जब आप वो स्कारिंग की तरफ जो है, क्योंकि बेसिकली जो है एक्नी क्या होती है, इन्फ्लेमेशन स्किन पे चल रही होती है, इन्फेक्शन प्लस इन्फ्लेमेशन। तो जो इन्फ्लेमेशन चल रही होती है स्किन में, हमारी स्किन जो है वो एक नेचुरल जो है अल्लाह ताला ने ऐसा मतलब निज़ाम बनाया हुआ है कि स्किन ने हील होना होता है। तो जब स्किन जब इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ स्किन पे नहीं होती, ब्लड के अंदर भी जो है इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स चल रहे होते हैं। तो जब स्किन ने हील होना है, अगर वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स चल रहे हैं, आपने उसको डैमेज किया तो वो स्किन में जो है वो हील नॉर्मल नहीं होगी, वो अनइवन होगी, उसके ऊपर स्कारिंग आ जाएगी। सही बात की आपने, और इस वक्त आपको नहीं करना चाहिए जी, उस टाइम अगर आपका एक्टिव चल रहा है उस टाइम नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ हम एक कॉलर ऐड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम अस्सलाम, मरियम बात कर रही हूँ लाहौर से। मेरा सवाल ये है कि मेरे पोर्स ओपन रहते हैं जिसकी वजह से ऑन एंड ऑफ ब्लैक हेड्स होते हैं और एक्नी स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे ये बताइए कि मैं मड मास्क बहुत ज्यादा यूज करती हूँ एक्नी को खत्म करने के लिए, तो क्या मड मास्क जो है वो यूजफुल है स्किन के लिए? दूसरा, कभी भी मैं जब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ तो वो हाइड्रा फेशियल रिकमेंड करती हैं ब्लैक हेड्स रिमूवल के लिए या स्किन को नीट करने के लिए। क्या हाइड्रा फेशियल बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए? बहुत शुक्रिया मरियम जी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मड मास्क जो है वो फिर ये होता है कि डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में, अब उसे मुल्तानी मिट्टी भी कहते हैं। जी जी, मुल्तानी मिट्टी भी उसको कहते हैं। तो अब इशू ये है कि आजकल जो है वो आपने जिस तरह से इवन ये भी सुना होगा कि मेहंदी अप्लाई करने से लोगों को रिएक्शंस हो जाते हैं, तो नेचुरल जो है वो चीज़ रही नहीं है। तो नेचुरल मुल्तानी मिट्टी जो है अगर वो मिल रही है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप केमिकल वाली ले रहे हैं तो उसमें फिर हाई चांस ये है कि वो उसके अंदर इस तरह के केमिकल्स होंगे जो कि उल्टा आपकी स्किन जो है उस पर एक्नी जो है उसकी तरफ ले जाएंगे। तो वो तो रिकमेंडेड जो है वो अगर तो मतलब पता हो फॉर्मुलेशन कौन सी है, मतलब किस तरह से है, तो उसकी तरफ जाया जा सकता है। अदरवाइज जो है और इतना विगरसली या इतना मतलब बहुत रिपीटेडली जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्किन को जब आप करते हैं बहुत ज़्यादा, इवन सिंपल अगर आप वॉश भी मल्टीपल टाइम्स जो है, हमें ये होता है ना, हम उसको मतलब ऐसे लगता है कि कॉमिडोन्स हैं तो एक उसको कंसिडर किया जाता है एक डर्टी स्किन है तो हमें इसको रिमूव करना है, हमें हटाना है। तो अगर आप स्किन को बहुत ज़्यादा वॉश सिंपल जैसे हमारे सोप्स होते हैं और अक्सर इवन फेस वॉश है, तो अल्कलाइन उनकी पीएच होती है, तो अल्कलाइन पीएच स्किन को फर्दर डैमेज करती है, फर्दर एक्नी की तरफ लेके जाती है। ये जो आइस वाटर आप सुबह इस्तेमाल करते हैं यूजुअली जो एक ट्रेंड है, इज इट गुड फॉर हेल्थ? वुड इट
कम करेगा आपका एक्नी वगैरह, स्किन फेस को कोई असर होता है इस पे? नहीं, इसका तो ना पॉजिटिव इफेक्ट है ना नेगेटिव है। एक अच्छी चीज होती है साइकोलॉजिकल, अगर किसी को साइकोलॉजिकली वो लग रहा है कुछ बेहतर आ रहा है तो फिर या अच्छा, कॉलर का हमारा हाइड्रा फेशियल का भी एक क्वेश्चन था कि आजकल बहुत नॉर्मलाइज हो गया, डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने ब्लैक हेड्स रिमूव करनी है तो हाइड्रा फेशियल करवाएं, तो उसके हवाले से क्या कहेंगी? बेसिकली एक जिस तरह से फेशियल पहले ट्रेंड होता था, जो है कि एक पार्लर में जाना है, उन्होंने वो डिफरेंट ब्लीचिंग, एग्जैक्टली, तो उन्होंने स्क्रब स्किन को करें, ब्लीच करें, तो वो एक अब जो है वो क्योंकि टाइम के साथ साथ नया टाइम आ रहा है तो नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो उसमें फिर हाइड्रा फेशियल में ये होता है कि आपके डिफरेंट सीरम्स होते हैं, वो आपकी स्किन को क्लीन करते हैं। तो उसमें जो है बहुत से लोगों को, मोस्टली मतलब 100% तो नहीं है लेकिन मोस्टली लोगों को रिजल्ट आते हैं, उससे आपकी स्किन पे जो है फर्क पड़ता है कि आपके कॉमिडोन्स जो हैं वो मतलब स्किन पे थोड़ा कि आपके क्लीन होगी, थोड़ा ग्लो आपको फील होगा, ब्लैक हेड वाइट हेड टेम्परेरीली रिमूव होते हैं, उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हाँ, लेकिन फिर वो इस वजह से भी कहते हैं कि आप मतलब जैसे आप मंथली करवा रहे हैं या आप 2-3 मंथ्स के बाद करवा रहे हैं, तो एज ए फेशियल आप उसको जिस तरह से करवा रहे हैं, अगर आप करवाते हैं तो आफ्टर अ वीक ब्लैक हेड्स वापस आए होते हैं, वो भी डिपेंड करता है, वो स्किन टू स्किन भी होता है। तो एक लेकिन जब स्टेज चल रही होती है कि जिस तरह से आपके जैसे पहले बात की है कि एक जेनेटिकली आपकी टेंडेंसी है, उसके अलावा आपके मतलब कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको प्रेसिपिटेट कर रहे हैं एक्नी को, तो उसमें फिर ये है कि वो आपको होती रहेगी। आपने उसको बेसिकली हाइड्रा फेशियल स्किन को क्लीन कर रहा है, उसने आपके अंदर से ब्लड में इन्फ्लेमेशन को कम नहीं करना है, तो वो फिर आपको जो परमानेंट अगर सोल्यूशन चाहिए तो वो फिर आपको ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये टेम्परेरी उसके लिए काफी अच्छा है। कोई डाइट भी ऐसी हो जिससे आप अपनी एक्नी को कंट्रोल कर सके? डाइट का जो है पड़ता है डाइट का? जी, डाइट से फर्क पड़ता है। एक तो जिनमें आप जो है सुना होगा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसे काफ़ी कॉमन है, जिसमें साथ वेट रिडक्शन जो है उसको प्रमोट किया जाता है, उसमें साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होता है, फेशियल हेयर आ जाते हैं, एक्नी आ जाती है, तो उसमें तो वेट रिडक्शन का जैसे मतलब पॉजिटिव रोल होता है। लेकिन अदरवाइज भी अगर सिंपल एक्नी है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो 20 लोगों में एक्नी है ओवरवेट में हो, लेकिन जो है मतलब साइंटिफिकली जो प्रूवन अब तक आया, वैसे एक मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स, उन पे काफ़ी रिसर्च हुई है कि उसके साथ उसका कनेक्शन, लेकिन उसके साथ कनेक्शन प्रूवन नहीं है। जो जिस चीज़ के साथ डाइट के साथ प्रूवन हमारा है कि एक्नी जो प्रेसिपिटेट करते हैं वो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फूड, जैसे आप कह लें कि डायबिटीज़ में जिस तरह से जैसे कहते नहीं बेसिकली अनहेल्दी फूड जो होते हैं, जो आपकी जो है शुगर लेवल्स जो हैं वो जल्दी जो हाई करते हैं, तो उनमें मतलब उस डाइट की वजह से जो है आपकी एक्नी प्रेसिपिटेट होती है। तो आपने जो है आजकल तो वैसे इंटरनेट पे भी काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आपने लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले हेल्दी फूड्स की तरफ रहना है। ये जो फिजी ड्रिंक्स होती हैं, जो आपके कोला वगैरह, उन सबको जो है जिनकी स्पेशली एक्नी की प्रेसिपिटेशन है, तो अनहेल्दी डाइट को अवॉइड करें, हेल्दी डाइट की तरफ रहें, तो वो उससे जो है वो एक्नी में फ़र्क पड़ता है काफ़ी। ठीक जी राबिया, हम अपने अगले कौन से सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी का हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, ये हमारा हेल्थ सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, काफ़ी टिप्स हमें मिली हैं। आई होप कि जो हमारी लड़कियां हैं वो ज़रा इससे ज़रूर हेल्पफुल उनको लगा होगा हमारा ये सेगमेंट। तो अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान, एस्ट्रोलॉजर, जिनसे आज हम जानेंगे कि जो कमिंग वीक है, जो मंडे से अब वीक स्टार्ट हुआ है, वो कैसा रहेगा, स्टार्स क्या कहते हैं, कैसा हॉरोस्कोप रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली मिस्टर अली मोहम्मद खान। जी वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं आप? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि हाँ, आप हमारे हॉरोस्कोप सेगमेंट से एसोसिएटेड है, तो ये बताइए तमाम सितारे जो हैं उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, 12 बुरूज होते हैं हमारे, और ये स्टार्ट होता है बुर्ज हमल से, यानी एरीज से। जो पहला बुर्ज है बुर्ज हमल, उसका जो मालिक है मरीख, वो इस वक्त अपने ही बुर्ज यानी हमल में चल रहा है। हमल के लिए हफ्ता बहुत ही अच्छा है बुर्ज हमल वालों के लिए। अलबत्ता फाइनेंशियल तौर पे थोड़ा सा उनके लिए बहुत खुशखबरी है कि पैसे वगैरह मिल सकते हैं कहीं से। उनका जो सेकंड हाउस है उसमें इस वक्त जुपिटर चल रहा है, और अलबत्ता हेल्थ के वाले से थोड़ा सा उनको परेशानी हो सकती है कि पेट वगैरह की खराबी, क्योंकि खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, स्टमक अपसेट वगैरह हो सकता है, उनको डिस्टर्बेंस हो सकती है। और ट्रैवलिंग करते हुए एहतियात करें, छोटा मोटा जैसे मोच वगैरह आ जाना, पैर में कोई चोट लग जाना इस हवाले से, तो इनको गोश्त का सदका करना इनके लिए बेहतर रहेगा। ये अगर गोश्त का सदका करें बुर्ज हमल वाले तो बहुत बेहतर रहेगा इनके लिए। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है बुर्ज सौर यानी टॉरस। टॉरस को अगर हम देखते हैं तो उनका जो लॉर्ड है इस वक्त वो अपने घर
बुर्ज से यानी कि हेलो जी 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 बुर्जे सौर जो है टॉरस, उसका लॉर्ड इस वक्त अपने घर से निकल के दोस्त के घर में गया है, यानी जेमिनी के अंदर गया है। तो वैसे अभी जो पिछला महीना था उनके लिए या पिछला हफ्ता था वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब थोड़ा सा उनके लिए जो है वो वरीसम का मतलब जिम्मेदारी, कुछ एहतियातों का हफ्ता है ये कि एहतियात करें, जिम्मेदारी से गुजारें। रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनको दी जा सकती है उनके अपने रिश्तेदारों की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से, तो उसको ये बखूबी जो है ना वो निभाएंगे। अलबत्ता अगर मैरिड हैं और बच्चे उनके हैं तो बच्चों के हवाले से थोड़ी सी परेशानी, किसी बच्चे की बीमारी, हेल्थ का इशू उनको आ सकता है, बच्चे के हवाले से थोड़ी सी वरिड रहेंगे। तो इनको इस हफ्ते जो इनके लिए सदका है बिलखुसूस वो कलाकंद या बर्फी का सदका करें तो बहुत बेहतर रहेगा इनके लिए। और दूसरा ये कि अपने बच्चों की मतलब जाने का, ट्रैवलिंग का बड़ा एहतियात करें, किसी बच्चे को कोई बीमारी हो सकती है, कोई चोट लग सकती है, इस हवाले से टॉरस के लिए ये हफ्ता। वैसे बाकी मामला में तमाम चीजों में अच्छा है, लेकिन सिर्फ इस हवाले से थोड़ा सा इशू है इसमें। जी जी अली साहब, हमें ये भी बताएं कि जो पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई है ये कहीं ना कहीं अभी आगे जाके थमेगी या मजीद बढ़ेगी? देखिए अभी फिलहाल तो ये थमती नजर नहीं आ रही, ये मजीद बढ़ेगी और जो है ना अवाम के लिए मुश्किलात का साल है ये 2024 जो है। मेरे हिसाब से पाकिस्तानी अवाम के लिए जो बहुत बड़ा चेंज जिसे कहते हैं ना रिमार्केबल चेंज, या बहुत बड़ा 360 डिग्री टर्न का जो साल होगा वो होगा 2027। उसमें पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आएंगी, पॉजिटिविटी आएगी पाकिस्तान में। एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना जिसे थर्ड वर्ल्ड हम लोग अपने आप को कहते हैं, लेकिन हम फर्स्ट वर्ल्ड की तरफ चले जाएंगे 2027। ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब जी, मुझे ये बताइए कि आपने अभी जिस बाकी ज़ुरैक साइंस हैं उनके हवाले से भी बताइएगा जो रह गए हैं कि उनका हफ्ता कैसा गुजरेगा। ठीक है, मैं उनके बारे में जी मैं जेमिनी की बात करता हूँ तो जी बिल्कुल, बुर्ज जोज़ा जो है उसके लिए हफ्ता बहुत ही अच्छा है। दो अहम सितारे शम्स, ज़ोहरा, अतारुद तीनों उसमें मौजूद हैं, तो ये लोग ट्रैवलिंग वगैरह करेंगे बुर्ज जोज़ा वाले। इनको काफी हेल्थी और हार्टी इनकी लाइफ गुजरेगी, खुशगवार जिंदगी होगी। लेकिन इनको स्टमक अपसेट का, खाने पीने की शौकीन है ये लोग भी, तो इनको मैदे का प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे एसिडिटी हो सकती है। खाने पीने में बड़ी एहतियात बरतें। वैसे भी आपको पता है कि ईद उल अजहा गुजरी है तो लोग जो है ना बदपरहेजियां करते हैं, तो इस हवाले से इनको एहतियात की जरूरत है। दूसरा, ट्रैवलिंग करते हुए गाड़ी के हवाले से ये थोड़ा सा एहतियात करें, गाड़ी को या मोटरसाइकिल हो या कोई भी इनकी सवारी है उसको नुकसान इनको हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इनको चाहिए कि साबुत मूंग का सदका करें, साबुत मूंग की दाल का। ठीक है। जो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज सरतान, कैंसर। कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता मिला जुला है। कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं। वाइफ के साथ ताल्लुकात में थोड़ी सी कशीदगी रहेगी, खटपट रहेगी। बहन भाइयों के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है। अलबत्ता फाइनेंशियल मैटर में बहुत अच्छा है इनके लिए, पैसा वगैरह कहीं से मिल सकता है। पुराना रुका हुआ पैसा जो है, किसी को उधार दी हुई थी या कहीं पैसा रुका हुआ था, वो मिल सकता है। ओवरऑल तमाम चीजें इनकी कुछ बेहतर है, कुछ खराब है। इनको चाहिए कि दूध का सदका करें जी, तो बहुत बेहतर रहेगा इनके लिए। इसके बाद जो ज़ोडिक साइन है वो लियो, बुर्ज असद। बुर्ज असद वालों के लिए ये हफ्ता मिला जुला है, कुछ चीजें अच्छी हैं। फाइनेंशियल मामला में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पैसे के हवाले से इनको एहतियात करनी चाहिए। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, खर्चा, पैसों की तंगी हो जाएगी, जो बजट है वो आउट हो जाएगा। इस हवाले से इनको ट्रैवलिंग करते हुए, पार्टीज में जाते हुए एहतियात करनी चाहिए। अलबत्ता दोस्तों की तरफ से, फैमिली की तरफ से सपोर्ट रहेगी इनको, और ओवरऑल इनके तमाम मामला बेहतर नजर आते हैं। इनको गुड़ का सदका करना इनके लिए बेहतर है बुर्ज असद के लिए। बुर्ज सुमला यानी विर्गो वाले बड़े कंफ्यूज रहेंगे ये हफ्ता, उनके लिए कंफ्यूजन और थोड़ा सा मेंटली तौर पे डिप्रेशन का हफ्ता है। वजह इसकी है कि एक सितारा केतु, जिसे हम जनब भी कहते हैं, वो इनके ताले में चल रहा है। उनको अपने जो है ना, चूंकि बहुत तनकीद मिजाज होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं बुर्ज सुमला वाले, तो इनको थोड़ा सा अपने मिजाज को कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी इनके मामला अच्छे चल रहे हैं। अलबत्ता छोटी मोटी कोई लड़ाई झगड़ा रिश्तेदारों से या बहन भाइयों से हो सकती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगा इनको। इनको जो है वो
भी साबुत मूंग का सदका करना इनके लिए बेहतर रहेगा, या अमरूद वगैरह का हरे रंग की सब्जी का सदका करना इनके लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है लिब्रा यानी बर्ज मीज़ान। मीज़ान वाले जो हैं वो इस वक्त अच्छी सूरत हाल है उनकी, ट्रैवलिंग का उनका पोजीशन बनी हुई है सितारों की कि ट्रैवल करेंगे, सफर करेंगे, कहीं जाएंगे और काफी खुशगवार एंजॉयमेंट प्लेजर रहेगा इनका। अलबत्ता अपनी हेल्थ के हवाले से कॉन्शियस रहें, हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा इनके प्रॉब्लम है, इस हवाले से इनको सदका करना चाहिए। सफेद रंग की मीठी चीज का, कलाकंद, बर्फी वगैरह का सदका करें। चीनी का भी सदका कर सकते हैं तो इनके लिए बेहतर है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो दूसरा बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब। अकरब के लिए बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है। इनका जो लॉर्ड है यानी मर्रीख सितारा जो है वो अपने ही बुर्ज में चल रहा है और इनको जो है वो खुशगवार लाइफ रहेगी, बड़ा मामलात अच्छे रहेंगे, कोई नेगेटिव चीज नजर नहीं आती। अगर शादीशुदा हैं तो बीवी के साथ बड़ी खुशगवार लाइफ गुजरेगी। अगर इनकी मंगनी वगैरह होने के भी चांस बन रहे हैं, शादी होने के चांस इनके साल में होने के काफी इम्कानात हैं। बुर्ज अकरब वालों की बात हो रही है। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है बुर्ज कौस यानी सेगिटेरियस। सेगिटेरियस वालों के लिए ये मिला जुला हफ्ता है। थोड़ा सा इख्तिलाफ राय होगा अपने दोस्तों के साथ, कुछ छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है। सफर करने में एहतियात करें, कुछ छोटी मोटी चोट लग सकती है इनको। अलबत्ता फाइनेंशियल सपोर्ट इनको रहेगी। रूहानी सफर करेंगे, किसी बुजुर्ग हस्ती से मुलाकात करेंगे या किसी मजहबी मकाम पे जाएंगे, किसी कोई ज़ियारत वगैरह कर सकते हैं और इनको काफी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ये हफ्ता इनके लिए ब्लेसिंग्स का हफ्ता है। इनको चने की दाल का या बेसन का सदका करना इनके लिए बेहतर है। बुर्ज जद्दी, जद्दी वालों के लिए काफी अभी तो अच्छा टाइम चल रहा है, लेकिन 30 जून से बुर्ज जद्दी और बुर्ज दल्व इन दोनों का थोड़ा बुरा टाइम स्टार्ट होगा, क्योंकि सितारा ज़ोहल जो है वो रेट्रोग्रेड होने वाला है 30 जून से। ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त होगी आसमानी काउंसिल में कि बुर्ज जद्दी का जो मालिक है सितारा ज़ोहल, जो कि बहुत बड़ा सितारा है तमाम सितारों में, उसकी रेट्रोग्रेडेशन या उसकी रजत की वजह से दुनिया में भी सियासी तौर पे बड़ी तब्दीली आएगी और इनके लिए मामलात में प्रॉब्लम आएगा। कोई फाइनेंशियल बड़ा लॉस हो सकता है इनको। बुर्ज जद्दी वालों को एहतियात की जरूरत है। ये सरसों के तेल का सदका करें तो बहुत बेहतर रहेगा इनके लिए। बाकी इनके मामलात बहुत बेहतर हैं। जी, कोई और ज़ोडिक साइन रह गया? आई थिंक एक्वेरियस रह गया। एक्वेरियस बुर्ज दल्व की बात हो रही है। बुर्ज दल्व के लिए भी अच्छा टाइम है। बुर्ज दल्व का मालिक बुर्ज दल्व के अंदर है। इज्जत और वकार में इजाफा, जॉब में तरक्की, बड़े सुपीरियर लोगों से ताल्लुकात में बेहतरी के इम्कानात हैं इनके और इज्जत और वकार में इजाफा होगा। अलबत्ता चोरी वगैरह से, कोई माल नुकसान होने से बचेंगे कि इस हफ्ते में कोई छोटी मोटी कोई जैसे पॉकेट गिर गया, मतलब वॉलेट गिर गया या पॉकेट में से कोई चीज चोरी हो गई, इसमें एहतियात करें बुर्ज दल्व वाले। इनके लिए जो है काले चने का सदका करना बेहतर रहेगा। लास्ट ज़ोडिक साइन है पाइसिस। पाइसिस वाले इस वक्त काफी अच्छी सूरत हाल में हैं, लेकिन ओवर एम्बिशियस हुए हुए हैं, बहुत ज्यादा जज्बाती में। इस चीज को उनको कंट्रोल करना चाहिए। इनकी काफी जो जॉब की सूरत हाल काफी खुशगवार है। इनको कोई प्रमोशन वगैरह बेटरमेंट के इम्कानात हैं और घर वालों की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। अलबत्ता अगर शादीशुदा है तो बीवी की सेहत के हवाले से इनको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। बीवी की सेहत खराब हो सकती है, बीवी को कोई बीमारी हो सकती है, कोई इशू हो सकता है। इस हवाले से इनको चाहिए कि ये पीले रंग की किसी भी मिठाई का सदका करें, केले का सदका वगैरह करें तो बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, हमारे साथ अली साहब गेस्ट भी मौजूद हैं, ताहिरा और जवेरिया भी। तो मैं चाहूंगी आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे के हवाले से अली साहब से? नहीं, मैंने जेमिनाई सुन लिया। जेमिनाई था आपका? जी, आपका स्कॉर्पियो। जी राबिया, आपका क्या स्टार है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली साहब, हमारे साथ मेरी सहेली के प्लेटफॉर्म में आज अपना टाइम निकालने के लिए और हॉरोस्कोप्स बताने के लिए इस हफ्ते के तमाम स्टार्स के बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मूविंग ऑन टूवर्ड्स अनदर इंटरेस्टिंग सेगमेंट ऑफ मेरी सहेली, कन्फेशन टाइम। क्यों राबिया? बिल्कुल, कन्फेशन टाइम। जी, कन्फेशन टाइम में जवेरिया एंड ताहिरा यूजुअली ये होता है कि हम लोग अपने आए हुए गेस्ट जो स्टूडियो में मौजूद हो तो इनसे ज़रूर पूछते हैं कि कन्फेस ज़रूर कीजिए उस टॉपिक के हवाले से जिसके हवाले से बात हो रही है। तो आप अपना क्या कन्फेशन देगी, कोई ऐसी बात जो सिर्फ आपको मालूम है?
No, obviously सिंगल पेरेंटिंग के हवाले से जब कोई चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस हम बात एंड सिंस यू टोल्ड अस कि यू मैरिड एट एन अर्लियर एज, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप ये कन्फेस करें कि एट दैट एज आफ्टर यू गॉट डाइवोर्स, और कभी आपने सोचा हो कि यार क्या कर लिया मैंने अपनी लाइफ के साथ, या मुझे आगे दोबारा शादी करनी चाहिए, या एक कोई लाइफ का ऐसा मोमेंट जिसने आपको लाइक झंझोड़ के रखा हो? बहुत सारे आते हैं और आई थिंक यस, जब आप अपने बिल्कुल लो पे होते हो शुरू में, तो आपको समटाइम्स अपने आप से सवाल करते हो कि वाई मी. सो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग. जब मैं बहुत आई वॉज वेरी यंग at that time, and yes, there came a time when I thought कि why me, क्यों, वजह. I mean there are people who are fine, happy, why me? But then मेरा ख्याल है शायद my biggest confession is that मैंने अल्लाह मियाँ से बहुत ज़्यादा अपने आप को जोड़ लिया, और शायद वो रीज़न था कि मैंने सोचा कि अच्छा अगर मेरे लिए लिखा है तो ये कुछ बेहतरीन ही होगा. So मैंने उस तरफ से अपने आप को वो सोचना शुरू कर दिया, तो that changed me as a person. तो आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ज़रूर एक टाइम आता है कि क्योंकि आप हर वक्त स्ट्रांग नहीं रह सकते, कभी तो आप अपने वीक पे आते हैं. आप इंसान हैं, आप इमोशनल होते हैं, आप फीलिंग्स आपकी हर्ट होती हैं, आप फील करते हैं. सो आई थिंक इट्स बेटर टू क्राई. आई ऑफन क्राई बिकॉज इट्स हेल्दी, इट्स हैप्पी. बट अपने आप में, बिकॉज अगर आप रोएंगे नहीं ना तो आपकी फ्रस्ट्रेशन आपकी औलाद पे, आपके इन्वायरमेंट पे, आपके इर्द गिर्द लोगों पे निकलेगी. सो इट्स बेटर कि आप अल्लाह के सामने रो लें, कभी अपने आप से बात कर लें, और उसके बाद यू नो यू आर फाइन. सो आई थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वीक हो मगर अपने आप के साथ और अल्लाह के साथ किसी के साथ मत शेयर करें. सो जवेरिया, आप अपने बेटे को कोई मैसेज देना चाहेंगी जो आपने उससे कभी ना कहा हो लेकिन आप आज कहना चाहेंगी उसे? I think I am proud of the person that you are becoming, and focus less on online games and more towards your studies, and I'm proud of you. Thank you Javeria. जी ताहिर, जब आपसे बात करते हैं, you deal so many clients and patients of course. तो ये बताइए कोई ऐसा unforgettable experience और ऐसा कोई rare case जो आपको हमेशा से याद है, जिसको आपने डील किया हो, तो क्या सर्टेन एडवाइस दी हो आउट ऑफ द कोर्स जाकर? देयर आर लॉट ऑफ सच केसेस, खसूसी तौर पे पेरेंटिंग के हवाले से. लेकिन अभी रिसेंट जो मैंने केस देखा, और उसकी वजह से मैं खुद भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रही उस केस को हैंडल करने में, कि एक फैमिली है, मियाँ बीवी हैं, उनकी डिवोर्स होती है, बच्चे होते हैं, बीवी भी शादी कर लेती है, मर्द भी शादी कर लेता है, और फिर से डिवोर्स होते हैं और वो दोबारा से रिकनेक्ट करते हैं उस रिलेशन को. उसकी वजह से वो 3 देखें, पहली शादी के बच्चे, फिर उस तरफ की शादी के बच्चे, फिर इस तरफ की शादी के बच्चे, और फिर अब वाली शादी के बच्चे, वो थोड़ा सा एक कम्प्लेक्स. और इस ऐसे केसेस में बीइंग अ थेरेपिस्ट आप बहुत सी बातें कह भी नहीं सकते हैं, बहुत सी बातों को आपको फिल्टर करना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ योर पेशेंट, इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट्स, कि कहीं वो बुरा ना मान जाएं. लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें दिल बड़ा करके सुन लेना चाहिए. उनके बच्चे पैदा करते चले जाना और शादियां करते चले जाना, वो जो दुनिया में आ रही हैं, ये जो लोग हम लेकर आ रहे हैं, जो आपके बच्चे हैं, वो आगे ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, वो किसी की ज़िंदगी के शोहर बनेगा, बीवी बनेंगे. तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इस माशरे में हम जो दे रहे हैं वो बेहतर फॉर्म में दें, रादर देन कि सिर्फ हम अपना सोचें, सेल्फ सेंटर्ड होना छोड़ दें, थोड़ा सा अपने साथ जुड़े रिश्तों की भी जो है परवाह करें. एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें आपके किसी क्लाइंट का जिसको आपने स्पेसिफिकली हील किया हो, कोई अनफॉरगेटेबल मूवमेंट हो. ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती हैं चीज़ें, और दूसरी बात ये कि हीलिंग प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमारे साथ शेयर कीजिए. देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज, देयर आर लॉट, सो वी कैन रिलेट विद द ऑडियंस एंड दे कैन लर्न. देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज, लाइक शायद मैं भी याद करने बैठूं तो याद भी ना कर पाऊं. और 100% रिकवरी रेट किसी भी डॉक्टर, किसी भी थेरेपिस्ट का नहीं होता. वहाँ पे भी मेरा, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई वुड से कि 99% होगा, 1% फिर भी रह ही जाता है. मुकम्मल ज़ात अल्लाह की ही है. और हमेशा रिकवरी उन लोगों की होती है जो चाहते हैं रिकवरी करना, जिनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग विल होती है कि यस ये चीज़ें हो गई, अब मुझे इसको फिक्स करना है. और यही बात है, जब आप पहला स्टेप ले लेते हो अपने आप को, रादर देन कि आप दूसरे को कहो कि तुम्हारे में ये प्रॉब्लम्स थी, फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, अपना एनालिसिस करें, एंड देन जो है अपनी सिचुएशन को देखें कि हम किस तरह से लेके चल सकते हैं.
ठीक है, जब बात करते हैं ब्रोकन फैमिलीज की तो ताहिरा मैं आपसे भी जानना चाहूँगी और आपसे भी, ब्रोकन फैमिलीज के यूजली एक कॉन्सेप्ट और एक नोशन डेवलप है कि ब्रोकन फैमिली से जो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, व्हेन दे आर ग्रोन अप्स, तो वो खुद से एक फैमिली नहीं डेवलप कर सकते, उनमें वो स्टेमिना और वो एक जैसे कहते हैं ना विजन नहीं होता कि वो एक फैमिली को डेवलप कर सके, आगे लेके चल सके, बसा सके घर। Why that? ब्रोकन फैमिली के देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, जिसको मैं 3-4 में जो है वो डिवाइड करूंगी। एक बंदा जिसने ब्रोकन फैमिली देखी है, उसने रिश्तों को टूटते देखा है, रिश्तों का चाइल्ड ट्रॉमा, रिश्तों का तकद्दुस कमाल होते भी देखा है। फिर उसने अगर एक पेरेंट के साथ गुजारा किया है तो दूसरे पेरेंट के बारे में बहुत बुरा भी सुना है, उस फैमिली के बारे में इवन के बुरा सुना है। अब उस यहाँ से पैदा होता है ट्रस्ट इशू। यहाँ पे जब आप ये बार बार जताने लगो कि मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए कंप्रोमाइज की, आप उसको गिल्ट ट्रिप दे रहे हो अगेन एंड अगेन, आप उसकी इनफरादियत, आप उसकी जो है आप ये कह लें कि आप उसकी मौजूदगी को चैलेंज कर रहे हो कि तुम्हारी वजह से, ड्यू टू योर सेल्फ, मुझे ये कंप्रोमाइज करने पड़े। लो सेल्फ स्टीम वहाँ से पैदा होती है, ट्रस्ट इश्यूज वहाँ से पैदा होते हैं। ब्रोकन फैमिली में हमें ये लगता है कि अगर मेरे माँ बाप रिश्ता नहीं चला सके तो शायद मैं भी नहीं चला सकूंगी। और अगर आपने अल्लाह ना करे कि आपने इतना ही ज़्यादा पोर्ट्रे कर दिया हो शादी के रिलेशन को, मैंने बच्चियों को मर्दों से नफरत करते देखा है, इनके वो इतना स्टिग्मेटाइज है ये हमारा टॉपिक, इस पर हम बात भी नहीं करते कि हमारी माएँ जो हैं अपने आप को बेहतर करने के चक्कर में जो है वो फिगर, जो जेंडर है मेल, उसी को गलत तरीके से पोर्ट्रे कर दिया जाता है। तो फीमेल्स जो हैं वो मर्द से नफरत करने लगती हैं। अब इसके अलावा मर्द हजरात में भी ये है, मैंने अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहते देखा है कि हम तो साइकोलॉजिस्ट ढूंढ रहे थे तो फीमेल नहीं चाह रहे थे, क्यों, जिनकी ब्रोकन फैमिली है, क्योंकि औरतें तो बड़ी तस्सुब पसंद होती हैं। ये बहुत से मेरे क्लिनिक में मेरे सामने कही हुई बातें, ये आप देखें उस बच्चे ने जो ग्रो कर गया, अडल्ट हुआ, उसने वो अपनी थेरेपी के लिए कंसल्ट किया, लेकिन कितना ज़्यादा ये पुख्ता है सोच कि शायद औरतें जो है वो अच्छी नहीं होती, या फिर और बच्चियां आके ये कहें कि मर्द अच्छे जा सकते हैं। स्टिग्मा, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो घर की है। आप स्टिग्मा बिल्ड करने के बाद कैरेक्टर असैसिनेशन भी आ जाती है, बहुत ज़्यादा के लिए तो बहुत ज़्यादा है। आप देखें जो औरत डिवोर्स ले लेती है, डिवोर्स कभी भी ये वो नहीं है कि सुबह उठे तो हमने डिवोर्स का फैसला कर लिया, ओवर द नाइट ये डिसीजन नहीं होता है, ये एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से इंसान रोज उठता है, लड़ता है, झगड़ता है, अपनी जात के साथ लड़ रहा होता है कि नहीं मुझे नहीं करना, मेरा बच्चा है, दुनिया क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक पॉइंट आ जाता है जब आप थक जाते हो, आप हार जाते हो, और इस चीज़ को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है कि अगर डिवोर्स इतनी ही बुरी होती, अगर एक तो अल्लाह पाक इस चीज़ को रखते ही नहीं। टॉक्सिक रिलेशन तो अल्लाह ने भी पसंद नहीं किए, क्योंकि आपके टॉक्सिक रिलेशन की वजह से आपके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, आपके घर का माहौल खराब होने वाला है, आपकी जो आपकी इनफरादी आप कह लें हैसियत है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, मेंटल ट्रॉमास हो जाते हैं। मैं अक्सर ख़वातीन आपने भी अपने इर्द गिर्द देखी होंगी, पूरी उम्र गुजार दी और पूरी उम्र ये कहते भी गुजार दी कि तुम्हारे बाप की वजह से मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन बाप को छोड़ा भी नहीं, बच्चों को जो है वो इनसिक्योर पूरा चाइल्डहुड दिया, बड़े हो गए, छोड़ा भी नहीं है। यहाँ पे बात ये है कि अगर आप छोड़ नहीं रहे तो प्लीज उस रिलेशन की फिर रिस्पेक्ट को कैरी करें, ताकि आपका बच्चा जो है वो ट्रॉमेटाइज नहीं हो। राइट। एंड जवेरिया, सेम क्वेश्चन फॉर यू। आई वुड लाइक टू आस्क यू कि डू यू थिंक कि किड्स फ्रॉम ब्रोकन फैमिलीज आगे फैमिलीज नहीं बना पाते हैं, और ये रेशियो है तो कितनी है? सॉर्ट ऑफ ये सही है, इसलिए नहीं मैं कहूँगी बिकॉज इन्होंने इतनी अच्छे तरीके से सारी बातों को कवर किया है। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि ब्रोकन फैमिलीज़ के जो बच्चे होते हैं दे कैन नॉट डील विद इमोशंस। वो इमोशन कहीं पे चाहे जितनी मर्जी अच्छी माँ हो, जितनी मर्जी होलसम माँ हो, इन्वायरमेंट हो, बाप अच्छा हो, जो मर्जी हो, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एलिमेंट दैट इज मिसिंग, जो कि एक नॉर्मल फैमिली में होता है। सेंसिटिव कुछ भी किसी भी लेवल पे हर बच्चे का डील करने का तरीका, कुछ एंगर में निकालते हैं, कुछ शाय होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एम्बिवर्ट होते हैं, डिपेंड करता है हर बच्चे की अपनी पर्सनालिटी पे। बट आई थिंक जो ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे होते हैं वो इमोशनली थोड़े से डिफरेंट होते हैं। आई वोंट से डिस्टर्ब, आई वुड से डिफरेंट, बिकॉज वो
somehow उनका इमोशन लेवल, इमोशनली इंटेलिजेंट वो ज़रूर होते हैं मगर वो कनेक्ट नहीं कर सकते उस तरीके से जो एक नॉर्मल बच्चा कर सकता है, बिकॉज उसने एक होलसम इन्वायरमेंट देखा, उसने माँ बाप को देखा। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो नॉर्मल फैमिलीज़ के बच्चे हैं उनके माँ बाप हैप्पी गो लकी हर वक्त हों। वहाँ पे भी लाइक वी जस्ट टॉकिंग कि देयर आर फैमिलीज़ जो कि सारी ज़िंदगी मियाँ बीवी साथ हैं बट दे डोंट हैव अ गुड रिलेशनशिप। तो बच्चे क्या देख रहे हैं? सो इससे बेहतर है कि आप अलग हो जाएं और एक अच्छा देने की कोशिश करें। सो ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे समहाउ इमोशनली थोड़े से डिफरेंट होते हैं डिफरेंट लोगों से, और शायद वो थोड़े से इमोशंस को और तरीके से डील करते हैं। कभी मे बी इमोशन लेस भी हो सकते हैं, इमोशनली सेंसिटिव भी हो सकते हैं। मोर टुवर्ड्स अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है ब्रोकन फैमिली। ज़रूरी नहीं है अटेंशन। समटाइम्स आपने इतनी ज़्यादा अटेंशन दे दी है एक बच्चे को कि वो अटेंशन वो ज़्यादा हो जाती है और वो तंग आ जाता है। सो आई or she gets irritated. सो इट्स आई थिंक जैसे मैं अपने बेटे को डील करती हूँ, मैं उसके साथ बैलेंस रखती हूँ। मेरा अपना टाइम है, उसका अपना टाइम है, फिर हमारा टाइम है जिसमें हम दोनों मिल के बात करते हैं, बैठते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं। वी ट्राई कि अगर एक मील हम इकट्ठे लेते हैं, बिकॉज आई वर्क 9 to 5 एंड आई हैव अ ट्रैवलिंग जॉब। सो मुझे ये होता है कि एक मील ऐसा हो जिसमें हम दोनों साथ हों, वो स्कूल की बात करें, मैं ऑफिस की बात करूं, हम एनवायरनमेंट की बात करें। सो आई थिंक ज़्यादा अटेंशन देना और कम अटेंशन देना भी दोनों गलत हैं। सो थोड़ी सी बैलेंस होनी चाहिए, और परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, और कोई इन्वायरमेंट, कोई सिनेरियो परफेक्ट नहीं होता। You can try. You can always try your best. You can always try to your bring the best. possible solution at the table. जी, आपके कहेंगे सवाल से। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो ज़्यादातर इस हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में, कि जब सिंगल पेरेंटिंग की जो है वो जिम्मेदारी आप पर आ जाती है तो 2 कंडीशंस हम एक्सट्रीम देखते हैं। शायद इनके साथ जवेरिया भी एग्री करेंगी कि यहाँ तो एक रेस लग जाती है कि मैंने अपने बच्चे को हर वो पॉसिबल फैसिलिटी देनी है कि उसको अपने बाप की कमी फील ना हो। अब उसमें क्या होता है, चीज़ें ओवरडू होने लगती हैं, ज़्यादा चीज़ें करने लगते हो आप। वो चेक एंड बैलेंस जो है वो आपकी ज़िंदगी से हट जाता है, बच्चा स्पॉइल होने लगता है कि उसने बात कही, अभी कही, और आपने उसकी टेबल पे ला के रख दी। इससे क्या करने वाले हैं कि आप उसके अंदर अदम बर्दाश्त पैदा कर रहे हो। जो वो कहेगा वही ठीक है। पर्सनालिटी ट्रेड जो है वो सेल्फ लव, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकता है आपका बच्चा, जो कि आने वाले रिलेशनशिप के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरी तरफ मैं देखती हूँ कि वो लोग जो कि इतने प्रिविलेज नहीं हैं, या उनकी मदर जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली, तो वो इमोशनली जो है वो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा आप कह लें उसकी गार्ड हाई कर देती है कि अच्छा अभी मैं उसको ये तो चीज़ें नहीं मुहैया कर सकती, लेकिन उसके माइंड में ये आने लगता है कि इतना सख्त हो जाओ क्योंकि बाप नहीं है तो मैं इतना ज़्यादा उसका घेरा तंग कर देना। ये भी नहीं करना है कि भाई आप अपने बच्चे के ऊपर 24 घंटे नज़र रखेंगे, आप उसको ये फील कराओगे कि भाई तुम अपने ओन पे कुछ नहीं कर सकते। ये 2 एक्सट्रीम है, या तो आप सख्त हो जाते हो बहुत ज़्यादा, या आप बहुत ही ज़्यादा उसको प्रिविलेज लाइफस्टाइल दे देते हो। मिडवे निकालें, इतदाल पसंदी करें। अपने फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे एक मर्द की जो प्रेजेंस है वो एक औरत अनफॉर्चुनेटली नहीं पूरा कर सकती। तो आप अपने अगर अपने मायके में हैं तो जैसे इन्होंने अपने भाई की बात की थी, अब फैमिली में से कोई एक पर्सन के साथ इतना कॉन्फिडेंस तो शेयर होना चाहिए, इतना एक म्यूचुअल रिलेशन शेयर होना चाहिए कि आप वो जो आप कह ले रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके साथ शेयर करें। आप बहुत सी चीज़ों में देखिए, हम हमेशा बात करते हैं कि हम लोग फीमेल्स हर चीज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी राइट, बट कुछ चीज़ों में मर्द कुछ चीज़ों में नहीं कुछ कर सकता। वो बातें जो फीमेल कर सकती है, सेम गोज विद फीमेल एज वेल, कि शायद कुछ चीज़ों में हमारी लिमिटेशंस हैं, इसलिए उसके लिए आप फैमिली में इतनी ज़्यादा एक अच्छी हेल्दी रिलेशन रखें कि वो चीज़ें, जैसे एक चीज़ मैं अक्सर देखती हूँ कि पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, मेरे पास ये भी केसेस आते हैं लो सेल्फ एस्टीम के साथ। जब सिंगल पेरेंटिंग होती है तो वो ये फील करने लगते, कुछ स्कूल्स में ये रख दी गई है कि दोनों पेरेंट्स को आना है, और जब वो सिंगल पेरेंट जाता है तो लो सेल्फ एस्टीम की तरफ बात चली जाती। तो यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबल कर देना चाहिए स्कूल्स को भी, ताकि बच्चा अपने आप को अनोखा फील ना करे कि अच्छा उसके पेरेंट्स आ रहे हैं, मेरी तरफ से सिर्फ मेरी माँ आ रही है या मेरे वालिद आ रहे हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अगर एक भी जा रहा है तो ये नॉर्मल होना चाहिए। आप चीज़ों को नॉर्मलाइज करेंगे तो चीज़ें अच्छी नज़र आएंगी। अगर आप जैसे हम पेज में कोई चीज़ हाईलाइट कर लेते हैं तो सबसे पहली नज़र हमें उस लव्स की तरफ जाती है। तो इसलिए बचपन जो है ना वो आपकी बेस है पर्सनालिटी की, उसको नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है।
अच्छा जवेरिया, लास्ट क्वेश्चन मैं ऐसे आपसे पूछना चाहूँगी कि बीइंग अ सिंगल मदर टीन एज में अपने जो बेटा है उसकी तरबियत करना कितना डिफ़िकल्ट था, एंड सिमिलर टू दैट अगर हम बात करें एक सिंगल फादर की, ऑब्वियसली अगर आप एक बेटे की तरबियत करें या आप एक बेटी की तरबियत करें तो दोनों के चैलेंजेस थोड़े डिफरेंट होंगे. सो हाउ वुड यू हैव डेल्ट विद दैट? I'm still dealing with it. Okay. So I think सबसे बड़ी तो I had a challenge when I had to tell him about the right and wrong. I had to tell him the difference between men and women. I had to tell him the difference between what is acceptable and what is not acceptable. And then I had to tell him the difference between क्या हम कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते, क्या चीज़ें हैं सोसाइटी में. So I think पहले तो आपको अगेन कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्या आपका एक ट्रस्ट डेवलप हो अपने बच्चे के साथ, वो बेटा है या वो बेटी है. देन अगेन देर आर सर्टन टॉपिक्स जो कि एक मदर के लिए भी करने बहुत मुश्किल है बेटे के साथ, और एक फादर के लिए भी बहुत मुश्किल है. सो आई थिंक अगेन either there could be a man in your family or a man in, like in my case मैंने अपने भाई से कहा कि talk to him, tell him some of the stuff that I cannot tell, because even I don't have a lot of knowledge about it too. I think he would be more comfortable hearing from a man's perspective because he could ask questions as well. So because he's growing as well. So I think बेटा हो या बेटी हो, एक तो ट्रस्ट डेवलप करें, कम्युनिकेशन हमेशा ओपन रखें ताकि वो आपके पास आके क्वेश्चन आपसे कर सके. अच्छा जवेरिया, डू यू थिंक एक सिंगल फादर एक माँ की तरह अपनी बेटी की तरबियत कर सकता है? बिकॉज एक अगर आप कोई बेटी की तरबियत करें, देयर आर सर्टेन सेंसिटिव थिंग्स यू हैव टू टेल हर. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई थिंक अगर आप, वैसे मुझे लगता है आप कर सकते हैं, बिकॉज अगर माँ दोनों रोल निभा सकती है तो बाप भी निभा सकता है. अगेन कुछ चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सिचुएशन थोड़ी प्रिकेरियस होती हैं, थोड़े टॉपिक्स होते हैं, थोड़ी चीज़ें होती हैं. फिर बंदों का भी और औरतों का भी पर्सपेक्टिव अपनी तरफ से सोचने का है. हाँ, अगर आप थोड़ा सा, बिकॉज अगर आपने ये जिम्मेदारी ले ली है या आप पे पड़ गई है या आपने वॉलंटरली ली है और आपने कहा है कि आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर माई चाइल्ड, सब कुछ सेक्रीफाइस करके मैं आई वॉन्ट टू बी देयर. सो आई थिंक मे बी यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ, you can work with other people in your environment, with the school, with the teacher, and then again research करें, पढ़ें इस चीज़ को. जितना आप पढ़ेंगे ना उससे आपको और ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगी कि और लोग इस बारे में क्या करें. सो आई थिंक अ फादर कैन ईजिली डू इट. चैलेंजेस तो हमें सबको मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, बट येस अ फादर कैन डू इट. मदर भी कर सकती है, फादर भी कर सकता है. सो it just need to buckle up, be confident and being a superwoman. Yeah. Yes. So on the other side, मुझे ये बताएं, single parenting. Before we wrap up this session, I would like to say a few words about it to advise other people around. Single parenting को हम कैसे easy कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो couples शादी करते हैं तो वो कब baby planning करें, कि when is the right time, when they are both equal on same page mentally, जो कंपैटिबिलिटी कपल की कब बेहतरीन हो कि वो बेबी प्लानिंग करें, ये प्लीज एडवाइस जरूर करें. देखिए, सबसे पहला सवाल आपके सिंगल पेरेंटिंग के चैलेंजेस को कम कैसे किया जा सकता है. एक तो आपका बॉन्ड आपके बच्चे के साथ स्ट्रांग होना चाहिए. आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट को मैक्सिमम कोशिश करें हेल्दी होना चाहिए, आपके लिए भी और इक्वली आपके बच्चे के लिए भी, क्योंकि आपने बच्चे को भी संभालना है, आपने सोसाइटी को भी संभालना है. तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है. आप अपना एक सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट अपने बच्चे पे अपने आप को ना कर दें. प्लीज़ इसको थोड़ा सा देखें कि आपको सेल्फ केयर भी करनी है. सिर्फ और सिर्फ आप बच्चे के लिए नहीं जी रहे हैं, आप खुद भी एक इंडिविजुअल हैं. अपना जो है वो इमोशनल कोई ऐसा बंदा रखे जिसके साथ आपको इमोशनल कनेक्टिविटी फील हो, जिसको हम बेसिकली एनोनिमस ग्रुप्स कहते हैं साइकोलॉजिकल टर्म्स में. ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आपने दूसरा सवाल किया कि कब बच्चा प्लान करना चाहिए. आइडियली बेबी प्लान, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप एक जान को इस दुनिया में लेकर आ रहे हो, आप एक जीती जागती चीज़ को इस दुनिया में लेकर आ रहे हो. यू आर द रीज़न कि आप एक चीज़ प्लान कर रहे हो. तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप सर्टन चीज़ें सेटल कर लें. सबसे पहले अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करें. आप जो इर्द गिर्द, ज़्यादातर मैंने देखा है कि रिलेशनशिप इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट की वजह से खराब हो रहे होते हैं. मियाँ बीवी तो फिर भी निभा कर ही लेते हैं, लेकिन वो इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, यानी फॉरेन फैमिली प्लानिंग की तरफ ना जाया जाए. आइडियली जो है वो नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत से लोग, राइट. हाँ बिल्कुल, कम्युनिकेशन इज बिल्कुल ठीक. बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताहिरा मालिक फॉर बीइंग पार्ट ऑफ मेरी सहेली एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. बहुत बहुत शुक्रिया जवीरा खान बीइंग हियर एज एन इंस्पायरिंग
सिंगल मदर एंड एजुकेशनिस्ट ऑफ कोर्स, और बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान एज एन एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर शिवाना मुफ्ती लाइफ कोच ट्रेनर फ्रॉम US, एंड सानिया बट एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर जॉइनिंग अस टुडे. थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस. एंड यस, आज का टॉपिक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था और बहुत ही यूनिक था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा होगा, और जो एडवाइसेस और जो हमने डिस्कशंस की वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और आगे इस्तेमाल करने वाली आपको हमेशा लगेगी अपनी ज़िंदगी में. हम सहेली को दीजिए इजाज़त, कल से मुलाकात होगी समस्त डिजिटल के लाइव प्रोग्राम मेरी सहेली में.